जय हिंद दोस्तों। आज जो चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं उससे थोक के भाव प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब पूछे ही जाते हैं। हर वर्ष पूछा जाएगा कोई ना कोई इस टॉपिक से क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक ही यही लगा हुआ है। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन जितना भी है, महात्मा गांधी जी से 1947 तक जो भी आंदोलन हुए हैं, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ हो, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ हो, सब हम लोग करेंगे। हम कर क्या रहे हैं? 12th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत फायदेमंद है। चैप्टर 11 है। इससे पहले कई एनसीईआरटीज हो चुकी हैं। नए हैं तो चैनल पर विजिट करिए। शाम को 8 बजे और रात को 10 बजे बहुत स्पेशल क्लासेस आपके लिए चल रही हैं। बाकी पीवाईक्यू की सीरीज वगैरह सब प्लेलिस्ट आपके लिए बनी है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर सकते हैं। बिना समय गवाए चलते हैं आज के चैप्टर पर। जहाँ पर मैं कहूँ हाइलाइट या पहले से हाइलाइट, वह सब महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। जो पुराने लोग हैं वह जानते हैं। राष्ट्रवाद के इतिहास में प्राय एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम इटली की जब बात करते हैं तो इटली के निर्माण के साथ गैरीबाल्डी नाम के व्यक्ति का जिक्र होता है। जब हम अमेरिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो जॉर्ज वाशिंगटन का नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। जब हम वियतनाम की औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की बात करते हैं तो ची मिन नामक व्यक्ति को इनसे जोड़ा जाता है। इसी तरह बात करें तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता हमारे यहाँ कहा जाता है। यानी कि कोई ना कोई ऐसा नायक, ऐसा नेता होता है जो उस देश में बहुत ही ज्यादा इज्जत पाता है, क्योंकि उसने मेहनत की होती है, उसने त्याग किया होता है। तो वैसे ही हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी का जो राष्ट्रपिता कहा गया जो स्तर है वह सबसे ऊंचा माना जाता है। चूंकि गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित हैं, अतः उन्हें दिया गया उपयुक्त विशेषण गलत नहीं है। हालांकि वाशिंगटन अथवा चीमिन जो अमेरिका और वियतनाम के हैं, उनकी तरह महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन वृत्त उस समाज ने ही संवारा और नियंत्रित किया जिस समाज में वे रहते थे। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों ना हो जाए, वह न केवल इतिहास बनाता है बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है। मतलब व्यक्ति स्वयं तो महान है ही, लेकिन उसे समाज महान बनाता है। वह समाज को महान बनाता है, तो दोनों एक दूसरे को महान बनाते हैं। इस अध्याय में हम 1915 से 48 तक की महत्वपूर्ण काल के दौरान जो गांधी जी की गतिविधियां हैं उसका विश्लेषण करेंगे। भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपर्क, उनके द्वारा प्रेरित नेतृत्व किए गए संघर्षों की छानबीन करेंगे। यह अध्याय विद्यार्थी के समक्ष उन अलग-अलग प्रकार के स्रोतों को भी रखता है जिनका इस्तेमाल इतिहासकार एक नेता के जीवन वृत्त व जिन सामाजिक आंदोलन से जुड़ा रहा के पुनर्निर्माण में करते हैं। इस चैप्टर से आपको एथिक्स इससे भी फायदेमंद रहेगा। ये तब का चित्र है जब 1930 में नमक यात्रा शुरू हुई थी और साबरमती नदी के किनारे अपने आश्रम के निकट समर्थकों से बात कर रहे थे। आप जनसंख्या देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति क्या था। स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता। प्यार से पढ़ेंगे, जहां इंपॉर्टेंट है वहां पहले से हाईलाइट है, या हम इस कलर से पहले बात को भी हाईलाइट कर सकते हैं। जहां सर्किल बना दें इसका मतलब है बहुत महत्वपूर्ण वह शब्द आपके लिए रहेगा। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी मातृभूमि, अपनी गृह भूमि वापस आए। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। वह दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे। यहाँ वे एक वकील के रूप में गए थे और बाद में वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। जैसा कि इतिहासकार चंदन देवनेशन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया। मतलब कहते हैं ना, संघर्ष, आपके जीवन में संघर्ष होगा तो संघर्ष ही व्यक्ति को बनाता है। गांधी जी वकील थे, ठीक ठाक परिवार से थे, इतनी गरीबी भी नहीं थी क्योंकि विदेश में पढ़ने भी गए थे। तो संघर्ष उतना नहीं हुआ था जितना होना चाहिए। जब दक्षिण अफ्रीका गए तो उनके साथ जो कहानी घटित हुई, जो घटना घटित हुई, उसके बाद वह महात्मा बने। तो कई बार कहा जाता है जीवन में परेशानियां अगर आए तो आप खुद से डिसाइड करो कि मैं क्या बनूंगा। परेशानियों से हार जाऊंगा, ये इन परेशानियों की वजह से ही
मैं कुछ बड़ा करूँगा। मुझे महात्मा गांधी जी के साथ-साथ हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी याद आते हैं। उनके जीवन में भी समस्याएँ थी, भीमराव अम्बेडकर साहब याद आते हैं, उनके जीवन में भी समस्याएँ थी। मैंने हर उस व्यक्ति को देखा है जिनके जीवन में समस्याएँ थीं और वह अगर संघर्षों से लड़ते हुए आगे बढ़ा तो कुछ बहुत बड़ा बन गया। तो दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। तो एक प्रश्न पूछा जाता है, महात्मा गांधी जी ने सबसे पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो अगर पहली बार सत्याग्रह की बात होगी तो दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा भारत में पहली बार सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो आंसर बदल जाएगा। तो इस पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन फंसाया जा सकता है। विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया गया, विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया, भूख हड़ताल, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब दक्षिण अफ्रीका से सीख कर आए थे, वहां इसको अपनाया तो वहां सफलता मिली, उसी को फिर भारत में आगे किया। उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। तो इतना सब काम किए। जब 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय भारत का 1893 में जब वे यहाँ से गए थे, उस समय से अपेक्षाकृत भिन्न था। आप देखो ना कितना वर्ष हो गया, 23 साल, 22 साल हो गए, तो बदलाव तो आएगा ही। यद्यपि यह अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, तब भी ब्रिटिश उपनिवेश था, अब भी ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। अधिकांश प्रमुख शहरों, कस्बों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थीं। आप जानते हैं इस समय तिलक साहब कितनी तेजी से काम कर रहे थे और भी जो क्रांतिकारी थे, जो अलग से युवा लोग थे, वह भी कितनी तेजी से इस समय लगे हुए थे। गदर आंदोलन हो रहा था, विदेशों में भी हमारे जो भारतीय लोग थे वहाँ, चाहे वह कृष्ण मोहन हो, चाहे वह हरदयाल जी हों, कितने अच्छे से सब काम कर रहे थे। तो 1905-7 का स्वदेशी आंदोलन जो हमने बताया अभी, तिलक साहब को और नेताओं को व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार इसने कर लिया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक थे, बंगाल में विपिन चंद्र पाल साहब थे और पंजाब में लाला लाजपत राय थे। इन तीनों को लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता था। तो तीनों, एक बंगाल में मोर्चा संभाले था, एक महाराष्ट्र में मोर्चा संभाले था, एक पंजाब में मोर्चा संभाले था। इन तीनों का यह जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता था, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे, फिर भी तीनों का नाम एक साथ लिया जाता था। तीनों एक ही तरीके से काम कर रहे थे। नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, वहीं उदारवादियों को का एक समूह था जो एक क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था। कांग्रेस में आप जानते हैं दो धड़े बन गए थे। कांग्रेस जब 1885 में बनी, डफरिन के समय, एओ ह्यूम के द्वारा, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा सड़क पर प्रदर्शन टाइप नहीं हो रहे थे। वो 3P का फार्मूला होता है, पीपीपी, प्रेयर करेंगे, कहेंगे अंग्रेजों से कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो दो धड़े बन गए। एक लाल बाल पाल का धड़ा था, जो कह रहे थे कि हाथ जोड़कर कुछ नहीं होगा, थोड़ा उग्र करना पड़ेगा काम, क्योंकि शांति से सुनाई नहीं पड़ेगा इन लोगों को। और एक थे जो उदार थे, जो कह रहे थे नहीं, संविधानिक तरीके से, प्यार से, हाथ जोड़कर। दोनों अपनी जगह सही थे, बस दोनों के विचार अलग थे। इसी में एक तीसरा विपक्ष था, जो बात को जुड़ता है, जो तो हिंसा करने पर उतारू रहता है, चाहे वह बोहरा साहब हों और चाहे फिर चंद्रशेखर आजाद साहब और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वाला पूरा ग्रुप हो। तो ये 3 ग्रुप थे, पहले 2 और बाद को तीसरे भी आ जाते हैं, जो हिंसा ही कहते हैं कि हिंसा करोगे तभी। ये बहरे हैं अंग्रेज, इनको ऐसे सुनाई नहीं देगा। तो वो इनसे लोगों से भी आगे थे एक कदम, क्योंकि युवा थे।
तो यही बात है उदारवादियों की। उदारवादी क्या चाहते थे? क्रमिक व लगातार प्रयास करो, विचार का हिमायती थे ये लोग और कह रहे थे कि शायद कंपनी यहाँ के लोग जो हैं वह बात नहीं सुन रहे। अगर हम ब्रिटिश सरकार को अपनी बात पहुँचाएँगे तो वह बात मानेगी। जबकि ऐसा था नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी सब पता था वहाँ सरकार को कि क्या हो रहा है। इन उदारवादियों में गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जो 1905 में बनारस में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता करते हैं। जो सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी जो बनी थी उसके ये संस्थापक भी थे और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, वही जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान को अलग करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिनकी वो फोटो पाकिस्तान के हर दफ्तर में लगी मिलेगी आपको। तो ये लोग उदारवादी थे, जो गांधी जी की ही तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी। तो यहाँ पर 2 प्रश्न बनेंगे। एक तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। बाकी अधिवेशन वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। गोखले साहब ने ही इनसे कहा था कि भारत की यात्रा करो, भारत को जानो, समझो, फिर कोई निर्णय करना। तो 1 वर्ष तक गांधी जी सिर्फ और सिर्फ भारत की यात्रा कर रहे थे, जिससे कि भी इस भूमि और इसके लोगों को जान सके। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में ये व्यक्ति जो बैठा है, इसे महात्मा गांधी कहते हैं। 1908 की तस्वीर है और फिर एकदम से बदल जाता है यह व्यक्ति और धोती कुर्ता में आ जाता है। कुर्ता भी कहाँ, धोती में आ जाता है। तो आप देखो व्यक्ति कितनी जल्दी परिवर्तित हो जाता है, कौन-सी एक घटना ऐसे जीवन में घटित होती है और व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है। आप भी जब चाहो तब संकल्प ले सकते हो और महात्मा गांधी जी की तरह प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ सकते हो। वकील थे, सब कुछ था, बढ़िया से कपड़े-वपड़े पहनते थे, लेकिन फिर एकदम से आया कि नहीं यार, कुछ तो देश के लिए करना है। फिर एक धोती में पूरा देश भ्रमण कर लिया। आज पूरे विश्व में अगर कोई सर्वमान्य नेता है, जो सबसे ज़्यादा माना जाता है जिसको, वह कहीं न कहीं महात्मा गांधी हैं। जब युद्ध होता है तो महात्मा गांधी की याद आती है। पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि पहले सबको याद रहता है कि बिहार गए थे, चंपारण में बुला के ले गए थे एक लोग, फलाना-ढिमाका सब कुछ कहानी। लेकिन एनसीईआरटी में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति ये लाइन लिखी हुई है और अगर यही आ गई तो आप क्या करोगे? आपको तो चंपारण याद है। तभी मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, क्योंकि हर लाइन में कुछ ना कुछ काम का मिल जाता है। तो पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। बीएचयू मदन मोहन मालवीय साहब। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे, जिनके द्वारा दिए गए दान ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। उसमें एनी बेसेंट बहुत महत्वपूर्ण थी, होम रूल आंदोलन शुरू कर रही थी और 1917 में प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। प्रथम भारतीय महिला पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू बाद में बनती हैं, लेकिन प्रथम महिला पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट 1917। होम रूल आंदोलन चला रही थी, तो नेतृत्व करने की क्षमता थी ही। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी अपेक्षाकृत अज्ञात थे, क्योंकि अभी कोई नहीं जान रहा था कि गांधी जी कौन है, क्योंकि अभी आए थे, भ्रमण कर रहे थे देश का। उन्हें यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था। सबको ये पता था एक व्यक्ति है जिसने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को कायदे से निपटाया है, तो इस वजह से इनको आमंत्रित किया गया था, क्योंकि इन्होंने देश में तो अभी कुछ किया नहीं था। ठीक है, तो देश में कुछ किया होता तो देश जानता। तो कुछ लोग जो बड़े लोग थे वो जानते थे कि हाँ, दक्षिण अफ्रीका में यह व्यक्ति, आज के समय में नहीं कोई बड़ा व्यक्ति है जो किसी देश में कुछ बढ़िया बढ़िया करके आया है, तो सब वो लोग नहीं जानते उसे। हालांकि अब न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया है तो जान जाते हैं, वरना कैसे जानेंगे।
तो बड़े लोग उनको जानते हैं, उनको बुलाते हैं। जब गांधी जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर, गरीबी की ओर ध्यान देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों ले लिया। भारत के जो विशिष्ट वर्ग हैं, उन्हीं को आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, किंतु उन्होंने वहां धनी व सजे संवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर चिंता प्रकट की। आप कुछ भी डिफरेंट करोगे, आप पहचाने जाओगे। स्वामी विवेकानंद शिकागो जाते हैं और वहाँ कुछ डिफरेंट करते हैं, तो वह पहचाने जाते हैं। सब यहाँ अपनी-अपनी बात रख रहे थे, गांधी जी ने एक अलग तरीके से बात को अपने प्रेज़ेंट किया। तो अब गांधी जी को वहाँ उपस्थित लोग आश्चर्य से देखेंगे कि अरे! यह व्यक्ति भी है। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त कर लें और भारत के अपने हमवतनों की भलाई में ना लगा दें। आप लोग जलवे से बैठे हो, ऐसे कैसे देश आजाद होगा? वह कहते गए कि हमारे लिए सुशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहे। जब हम किसानों की आय खुद या अन्य लोगों को लेने दे रहे हैं, तो कैसी स्वतंत्रता मिलेगी? कैसे सुशासन मिलेगा? हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। ना तो वकील, ना डॉक्टर, ना ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो उन्होंने किसानों पे जोर दिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था, क्योंकि भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का द्योतक था। एक विश्वविद्यालय बन रहा था भारतीयों के पैसों से, भारतीयों की इच्छा शक्ति से। जब विदेशी विद्यालय खोले जा रहे थे, अंग्रेजी में शिक्षा इतनी दी जा रही थी, वह भारतीय विश्वविद्यालय खुल रहा है, बड़ी बात थी, उत्सव की बात थी। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर में सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना जो भारतीय जनसंख्या के अधिसंख्य हिस्से का निर्माण करने के बावजूद वहां श्रोताओं में अनुपस्थित थे। क्योंकि विश्वविद्यालय की स्थापना है, तो आप जानते हैं आज भी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई ओपन होती है तो कौन आते हैं? सब बड़े-बड़े लोग आते हैं, विद्यार्थी कुछ आ जाते हैं, किसान तो नहीं जाते हैं, मजदूर तो नहीं जाते हैं। एक दृष्टि से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था। आप देख सकते हो, ये गाड़ी देख सकते हो, ये कराची में महात्मा गांधी है 1916 में, मार्च 1916 में। पहचानिए इसमें गांधी जी कहाँ है? और भी कोई आपको जाना पहचाना चेहरा दिख रहा होगा। और क्या बोले? अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों, जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह वक्तव्य उनकी मंशा भी जाहिर करता था। अब किसानों को जब पता चलेगा कि मेरी बात किसी ने की है, मजदूरों ने सोचा कि मेरी बात किसी ने की है, तो अब लोग कहेंगे भाई कौन था? यानी कि महात्मा गांधी जी थे, बढ़िया लोग हैं, बढ़िया नेता हैं, हमारी बात कर रहे थे। तो ऐसे ही धीरे-धीरे पहचान बनती है। यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों को अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा की प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी। पहली बार यहाँ पर अपना प्रभाव छोड़े थे। उसी वर्ष के अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों के व्यवहार में लाने का अवसर मिला। दिसंबर 1916 में वह लखनऊ में वार्षिक कांग्रेस में बिहार चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया, तो यह बिहार की ओर प्रस्थान कर दिए। तो पहला अगर उपस्थिति देखी जाए तो बनारस में, पहला अगर विरोध देखा जाए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो वह बिहार के चंपारण में नील उत्पादक किसानों के साथ में ब्रिटिशर्स के खिलाफ में। फिर होता है असहयोग की शुरुआत और अंत। इससे पहले चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा 3 जगह इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ-साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आजादी दिलाने में भी था। तो 2 काम किया, एक तो काश्तकारों से सुरक्षा और अपनी पसंद की फसल उगाने दो। नील खेती होती थी, वहां भी देखो। अगले वर्ष 1918 में 2 काम किए।
एक तो गुजरात अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहे। पहला अहमदाबाद में जो श्रम विवाद था, मिल में जो कपड़े की मिल थी, वहाँ काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की माँग। तो पहला इन्होंने क्या किया, फार्मर्स के लिए, बिहार में किसानों के लिए। दूसरा इन्होंने क्या किया, मजदूरों के लिए। अब आप जब गरीब की बात को रखते हैं, तो आप नेता बन जाते हैं। तो ये भी नेता बन गए। बिहार में यहाँ एक व्यक्ति आया था और इधर गुजरात में भी। इसके बाद खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की मांग। तो फिर किसान, तो सबसे पहले 3 बड़े काम किए, तो उसमें तीनों में कौन-कौन थे? किसान थे, मजदूर थे, किसान थे। तो व्यक्ति को यह लग रहा था कि शायद हमारे साथ का कोई व्यक्ति आया है। ये बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा है, जमींदारों की बात नहीं कर रहा है, बड़ी-बड़ी बातें नहीं कर रहा है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर रहा है। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा में की गई पहल से गांधी जी एक राष्ट्रवादी के रूप में उभरे, जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति। अभी मैंने बताया किसान, मजदूर, किसान, तो गरीबों को लगा हमारा नेता है। इसी तरह ये सभी स्थानिक संघर्ष थे, कोई पूरे भारत में नहीं था। बिहार में, चंपारण में, इधर अहमदाबाद, खेड़ा, छोटी-छोटी जगह पर था। लेकिन 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे वह कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। यानी ऐसा मौका आया जब एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता था। 1914 से 18 युद्ध हुआ था। अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी गई, जिसे आप बिना वकील, बिना दलील वाली बात करते हैं, बिना अपील। तो कह दिया गया किसी को भी कभी भी उठाकर बिना कारण बताए जेल में डाला जा सकता है। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली ये समिति थी, इसीलिए इसे रॉलेट एक्ट बोला गया। रॉलेट एक्ट, रॉलेट अध्यक्ष थे इसीलिए। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, ये कहा गया। कठोर उपायों को जारी रखा गया। जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। अब देखो देश भर में, तो पहला अगर देश भर में देखा जाए तो कौन सा अभियान चलाया गांधी जी ने? रॉलेट एक्ट चलाया, इसके खिलाफ मतलब अभियान चलाया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया। यानी कि अभियान चला तो वह बंद भी हुआ। भारत बंद जैसे आजकल नहीं सुनते हैं आप, पूरा भारत बंद रहेगा, तो वैसे ही ये घटना हुई। ये भी ध्यान रखिएगा। पंजाब में ये कथन कारण में क्वेश्चन बन सकता है कि 1919 में पूरे भारत को बंद करने का आह्वान चलाया गया था। कारण होगा क्योंकि उस समय रॉलेट की अध्यक्षता में एक एक्ट पारित हुआ था इसके विरोध में। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ। जहाँ के बहुत सारे लोग युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा दे रहे थे, अब अपनी सेवा के बदले में इनाम की अपेक्षा कर रहे थे और उन्हें ही एक्ट पकड़ा दिया गया। ठीक है, तो गुस्सा तो आएगी। उपहार ना देते, कम से कम ये तो ना करते। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया। स्थानीय कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गई। ठीक है, गांधी जी पंजाब जा रहे थे, अरेस्ट हो गए, ये भी लाइन याद रखना। सबसे महत्वपूर्ण है अप्रैल 1919, अमृतसर में यह खून खराबे के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। अप्रैल 1919, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। इस हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए। ये तो सरकारी आंकड़े हैं। कितने लोग मारे गए कोई गिनती नहीं, क्योंकि मेला चल रहा था, भीड़ थी। रॉलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग की। हालांकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, दुखद हुआ। उसके बाद शंकर नायर ने वायसराय परिषद से इस्तीफा दिया। इस बार पीसीएस का एग्जाम हुआ था 2025 में 12 अक्टूबर, उसमें क्वेश्चन पूछा गया शंकर नायर, और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी।
जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते थे, उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालय ना जाएं और कर ना चुकाएं। जो भी ऐसा कर सकते थे, वह कॉलेज ना जाएं, न्यायालय ना जाएं और कर ना चुकाएं। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करने को कहा गया। आप जो कहेंगे वह हम नहीं करेंगे। असहयोग, आपका सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। अब जब ये सपना दिखा दिया आपने, तब तो लोग और मोटिवेट हो गए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे साथ 10 घंटे बैठिए और काम करिए, जो मैं बोलूँ वो पढ़िए, जो मैं बोलूँ वो टेस्ट सीरीज लगाइए, जैसे मैं कहूँ वैसे आप मेरे मार्गदर्शन में पढ़िए। आप अगली बार 2026 का एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो आपको भी मोटिवेशन आ जाएगा कि अरे इतनी सर आराम वो उससे क्या कहते हैं पूरी उम्मीदों के साथ कह रहे हैं, पूरी ताकत के साथ कह रहे हैं, तो सच्चाई होगी। हम भी लग जाते हैं। तो यही यहाँ पर हुआ। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिए। खिलाफत आंदोलन क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें तुर्की ब्रिटिश के अपोजिट साइड था। तुर्की जो आज का है वह, तो तुर्की में खलीफा थे। तुर्की हार गया, तो तुर्की हार गया, उसकी जमीन पर ब्रिटिश कब्जा कर रहे थे, खलीफा को इज्जत नहीं थी। तो यहाँ के मुस्लिम लोगों को बुरा लगा क्योंकि वह खलीफा से रिलेट थे। खलीफा को अपना गुरु आदर्श जो भी मानते हो, मुझे तो जानकारी नहीं है वो, लेकिन हाँ, तो यहाँ के मुस्लिम समुदाय में आक्रोश था ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि आप खलीफा को ऐसे कैसे कर सकते हो। तो वह लोग ब्रिटिशर्स के विरोध में थे। महात्मा गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो तब महात्मा गांधी जी को लगा क्यों ना हम इनके साथ हो जाए, तो एकजुट होकर हम फिर ब्रिटिश का विरोध कर सकते हैं। तो इसे खिलाफत असहयोग आंदोलन भी नाम दे दिया गया। तो खिलाफत क्यों हुआ आप जानते हैं? तुर्की के खलीफा के विरुद्ध, जो हाल ही में लिखा भी है। तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामवाद के प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था कि खलीफा की पुनर्स्थापना करो। तो ये भी पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा आंदोलन था जो भारत के लिए नहीं तुर्की के लिए लड़ा गया? खिलाफत आंदोलन एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी है। गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। हालांकि असहयोग आंदोलन हिंदुओं का नहीं था, असहयोग आंदोलन तो सबका था, हिंदू मुसलमान पूरे देश का था, क्योंकि देश के लिए था। हाँ, खिलाफत आंदोलन जरूर खलीफा से रिलेटेड था। तो गांधी जी को लगा सब लोग एकजुट आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से काम होगा। इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के बहाव को उन्मुक्त कर दिया और ये चीजें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व पहला ऐसा आंदोलन था जो पूरे भारत में एक अलग तरीके की ऊर्जा के साथ था। खिलाफत आंदोलन क्या था आइए देख लेते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो मोहम्मद अली, शौकत अली, अली बंधु कहा जाता है इनको, अली ब्रदर्स, अली बंधु तो भाई थे। इनके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की निम्नलिखित मांगे थी, अब मांगे सुनो। पहले आज जो तुर्की है उसे ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा, जो खलीफा था मैं जो बता रहा था वो तुर्की सुल्तान था, का नियंत्रण बना रहे। जजीरात उल अरब यानी अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे। खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया, गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। अब हो सकता है इसकी मांगे पूछ ली जाए खिलाफत आंदोलन की, तो इसमें बस याद ध्यान रखना कोई भारत के लिए मांग नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें हो सकता है कोई भारत की मांग करके आप सोचे कि खिलाफत आंदोलन देश में हुआ था, तो ये भी मांग रखी होगी, इसलिए मांगे यहाँ पर लिखी है, ध्यान से देख लो तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। जब ये खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन साथ में आ गए, हाँ, तब जरूर दोनों की जो उद्देश्य थे, दोनों के लक्ष्य थे वो मिल जाएंगे और दोनों का एक संपूर्ण
मांगे अलग हो जाएंगी। तो खिलाफत की मांगे अलग थी, असहयोग की अलग थी। जब खिलाफत असहयोग मिल जाएंगे तो मांगे कुछ और होंगी। ठीक है, तो बारीकी से ही पढ़ना पड़ेगा, पीसीएस भी इस समय घुमा रहा है। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना हाईलाइट है इंपॉर्टेंट है। तो विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है, कौन शामिल नहीं था। कई ऐसे आंदोलन होंगे जिसमें जमींदार शामिल नहीं होंगे, कई में मुस्लिम शामिल नहीं होंगे पूरी तरीके से, कई में किसान शामिल नहीं हो सकते हैं, कई में राजशाही जो क्या कहते हैं, राजा लोग थे जो, वह शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो कौन शामिल नहीं होगा ये भी पूछा जाता है, कौन कौन सी मांगे थी। जैसे एक शायद सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसमें पूछा जाता है कि शराब के बाद, जो शराब की दुकान है उसके बाद धरना प्रदर्शन में शामिल था कि नहीं था। तो ऐसी मांगे बहुत पूछी जाती हैं। जब विस्तार से पढ़ेंगे तब और चर्चाएं होंगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे। तो श्रमिक शामिल थे, यस। विद्यार्थी शामिल थे, यस। वकील शामिल थे, यस। श्रमिक वर्ग भी हड़ताल कर रहा था, यस। इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। देहात भी असंतोष आंदोलित हो रहा था, तो देहात भी शामिल था, यानी गांव तक भी बातें पहुंच रही थी। अब और महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वह भी देखो, जो हाईलाइट है। आंध्र प्रदेश की आपको बात लिखी हुई है। उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना की। वहां देखो, जब सब लड़ रहे होते हैं तो सब, जैसे हमने आपको कल वाले सेशन में 1857 में बताया था, 1857 सिपाही विद्रोह से शुरू हुआ, लेकिन सबकी समस्याएं थी तो धीरे धीरे सब लोग जुड़ते गए। अवध की अपनी समस्या थी, शासन के आधार पर उसे मिला लिया गया था। शाहमल की अपनी समस्या थी, बड़ौत वाले। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अपनी समस्या थी, तो सब मिलकर आ गए। ऐसे ही यहाँ हुआ, जब एक बड़ा आंदोलन हो रहा है तो सब आकर सोच रहे हैं हमारा भी काम हो जाएगा, और ज्यादा भीड़ होगी तो सुनी भी जाएगी बात। तो आंध्र में वन्य कानूनों की अवहेलना हुई। रट के रखिएगा, अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, सब बारीकी से पढ़िएगा। कुमाऊं गढ़वाल, जो उत्तराखंड वाला रीजन है, कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। इन विरोध आंदोलनों को कभी-कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया है। तो 3-4 लाइनें हैं, ये आप याद रखिएगा, जो सर्किल किए हैं उनको भी याद रखिएगा। किसानों, श्रमिकों, अन्य ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की। औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीके का इस्तेमाल कर कार्रवाई की। तो लोग अपने तरीके से कर रहे थे, क्योंकि तब फोन थोड़ी होता था, मोबाइल थोड़ी होता था। फोन कर दिया, हाँ भाई ऐसे नेतृत्व करना, ऐसे काम करना। अब जैसे हो पा रही है चीजें वैसे कर रहे हैं। अब सामने से ब्रिटिशर्स हो सकता है उसको दबाएं, तो आप प्रतिक्रिया कुछ और देंगे, क्योंकि वो लिखा थोड़ी है आप ऐसा ही करेंगे। समय के अनुसार, कंडीशन के हिसाब से वहां के लोग अपने हिसाब से भी काम कर सकते थे। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन साथ में थे असहयोग आंदोलन में। एक व्यक्ति साथ में था, और व्यक्ति एक था जो भारत छोड़ो आंदोलन में भी साथ में था, शायद सविनय अवज्ञा में भी कोई साथ में था। तो लुई फिशर ने लिखा है, असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। तो लुई फिशर असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ में थे। लुई फिशर अमेरिका के थे, रट लीजिए बिल्कुल। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक, किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। असहयोग का मतलब क्या होता है, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, तो ये नकारात्मक है ना, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, नहीं आ गया। लेकिन प्रभाव की दृष्टि से देखें तो सकारात्मक है, क्योंकि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे तो आप हमारी बातें सुनोगे, मानोगे। यही तो हम चाहते हैं। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग, स्व अनुशासन आवश्यक थे।
यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था, क्योंकि स्वशासन में क्या होगा, हमें अपने आप शासन करना पड़ेगा। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। हम लोगों ने कल देखा था 1857 में कैसे आफत आ गई थी, कैसे भाग रहे थे अंग्रेज, कैसे-कैसे कार्टून छपाए बनवाए थे अंग्रेजों ने, जो ब्रिटेन ने वहाँ दिखाए थे, जिससे देश में भारतीयों के खिलाफ नफरत फैले उनमें। कल ही बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी वह भी। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने चौरी चौरा, जो उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत, मतलब तब संयुक्त प्रांत था, अब उत्तर प्रदेश है। चौरी चौरा जो कि गोरखपुर में है, एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी लोगों ने। अब देखो, हम विरोध कर रहे हैं, पुलिस वाले रोकेंगे, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हिंसा हो जाती है, और हिंसा गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो चौरी चौरा में ऐसी घटना घटित हुई कि पुलिस स्टेशन में लोगों ने आग लगा दी, और वहां कुछ मौतें भी हुई ही होंगी, क्योंकि जो लिखा भी है, पुलिस वालों की जान चली गई। अब जैसे ही हिंसा हुई, गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। तो कई लोग इसका मतलब आलोचना करते हैं कि गांधी जी बार बार आंदोलन वापस क्यों ले रहे थे। जैसे ही कुछ होता था आंदोलन वापस ले लिया, जैसे ही कुछ हुआ आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी का मानना था कि देखो भाई, अगर आप हिंसा करोगे तो सामने वाले को मौका मिल जाएगा। जैसे आजकल भी आप सरकार के खिलाफ, हालांकि सरकार तो हमारी चुनी हुई है, उसका कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन आपको समझाने के लिए, जैसे सरकार के खिलाफ कभी धरना प्रदर्शन होता है तो क्या कहते हैं आपसे लोग, कि कुछ मत करो, बैठे रहो, कोई हिंसा मत करो, किसी को कुछ बोलो मत, पुलिस वालों से झड़प मत करो, पुलिस वालों के खिलाफ कुछ मत बोलो। क्योंकि अगर पुलिस को मौका मिला, थोड़ा भी आपने कुछ गलती की, तो वो आपको हटा देंगे वहां से। शांति से बैठे रहो, हम कुछ नहीं कर रहे। आप रील्स देखते होंगे, कई अभी एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ या और भी, सब क्या कहते हैं, हम शांति से बैठे हैं, हम तो कुछ कह कर भी नहीं रहे। जब तक आप शांति से बैठे हैं, या तो अंधेरे का वेट करेगी पुलिस, या फिर आपको उकसाएगी, या आप कुछ करें। क्योंकि आप, जैसे कई बार पुलिस, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कई बार पुलिस आपको उकसाती है, धीरे 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 आप पानी पे चढ़ जाते हो, और उसका मान लो पुलिस का गिरेबान पकड़ लिया, या पुलिस को कुछ कह दिया, अब वो चुपके से पुलिस वाले ने रिकॉर्ड करवा लिया। और अगर एक बार रिकॉर्ड हो गया कि आपने मेरी वर्दी पकड़ी, या आपने मुझे ऑन ड्यूटी कुछ बुरा भला कहा, फिर पुलिस आपको निपटा देगी। मतलब निपटा देगी का मतलब अरेस्ट कर लेगी। मतलब निपटाने का मतलब वो नहीं कि एनकाउंटर कर देगी, ठीक है, अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि उसके पास अब सबूत है कि आपने मुझे ऑन ड्यूटी मारा या गिरेबान पकड़ा। अब वो तो ये भी कह सकते हैं कि मर्डर का अटेम्प्ट किया आपने, क्योंकि उनके पास सबूत है कि आप मुझ पे झड़पे, आप मुझसे झड़प किए। तभी कहा जाता है कि जब भी कोई काम करे तो हिंसा ना हो, अहिंसात्मक तरीके से बैठे रहें। रोड अगर जाम नहीं कर रहे हो, और कोई ऐसी जगह है जहाँ शांति से बैठे हो, तो पुलिस ऐसे नहीं कुछ कर सकती। एसएससी वाला प्रोटेस्ट आप देखो, तो वहाँ भी अंधेरे का इंतजार किया गया। कहा भी गया आप जाइए, कितने प्यार से बोल रहे थे सब। तो पुलिस प्यार से ही बोलती है, उसे पता है कि हमारी गलती नहीं करनी है, सामने वाला गलती करेगा। हालाँकि अब लोकतांत्रिक सरकार है, पहले लोकतांत्रिक सरकार भी नहीं थी, अब तो जवाबदेही है ना पुलिस की। अगर पुलिस ने कुछ किया, वीडियो बन गया, तो पुलिस वाले भी हटाए जा सकते हैं, उन्हें भी सज़ा हो सकती है कि आपने क्यों किया। तब ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि तब लोकतांत्रिक सरकार थोड़ी थी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ, अगर वह लोकतांत्रिक सरकार होती, तो किसी पुलिस वाले की हिम्मत थी ऐसा कर देता? नहीं करता। तो वही है। तभी गांधी जी का पक्ष ये होता था कि आप हिंसा करोगे तो उन्हें कुचलने का मौका मिल जाएगा। तो इससे बढ़िया लोग मरेंगे, क्योंकि वो अब कुछ भी कर सकते हैं ना पुलिस वाले, कि इन्होंने तो देखो आग लगा दी। जैसे कई बार एनकाउंटर करना होता है तो क्या होता है, भाग रहा था और फायर कर रहा था, तो मुठभेड़ में मारा गया। फिर लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि सच में भाग रहा था या फिर, समझ रहे हो। तो वही यहाँ है
गांधी जी कहते थे अगर आपने हिंसा की तो उन्हें मिल जाएगा मौका, और वो फिर गन का इस्तेमाल और कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास मौका है कि आप लोग हिंसा कर रहे थे। सबके अपने-अपने पक्ष हैं। आपको वर्तमान परिदृश्यों से मैंने समझा दिया, हालाँकि वर्तमान चुनी हुई सरकार है, इसका कोई कंपेयर नहीं करते, बस समझाने की दृष्टि से। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी हिंसा करे, हिंसा हिंसा है। असहयोग आंदोलन 1922, विदेशी वस्त्रों को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उन्हें आग में जलाया जा सके। वही बहिष्कार वाली बात जो 1907 में हुई थी। असहयोग में वह भी आएगा कि हम आपके कपड़ों के साथ भी सहयोग नहीं कर रहे, हम आपको पूरा विरोध करेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को भी मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज थे CN ब्रूमफील्ड। उन्हें सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण देते हैं। जज ने टिप्पणी की कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। मतलब एक अलग तरीके के व्यक्ति बताया इनको। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लोग लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं, वे भी आपको उच्च आदर्शों, पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। चूंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी तथा उस समय न्यायपीठ के लिए, न्यायपीठ मतलब जहां वो बैठे हैं, गांधी जी को 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाया जाना आवश्यक था, लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझसे मुझसे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं होगा। उन्होंने कहा जो घटनाएं हुई हैं वो निसंदेह गलत हैं, लेकिन अगर कम कर दी जाए सजा और मुक्त कर दिया जाए आपको, तो मुझसे ज़्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा, मैं नहीं चाहता आपको सज़ा मिले, सिंपल सी बात है। जननेता 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम से परिवर्तित कर दिया। जो उन्होंने 1916 में BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाषण दिया था, उसमें जो वायदा किया था, अब उन्होंने पूरा कर दिया। अब जो व्यवसायिक और बुद्धिजीवी हैं, सिर्फ उनका आंदोलन ये नहीं रह गया था, बल्कि अब सब लोग हजारों की संख्या में किसान, श्रमिक, कारीगर सब इसमें भाग लेना शुरू कर दिए थे। इनमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए अपना महात्मा कहने लगे। कई लोगों ने महात्मा कहना शुरू कर दिया। इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उनकी ही तरह वस्त्र पहनते थे, क्योंकि एक धोती में घूम रहे थे। तो लोगों को कोट पैंट के वाले के साथ अपने आप को नहीं देख सकते। धोती पहना हुआ व्यक्ति, तो अधिकतर हमारे यहाँ जो धोती पहने उन्हें महात्मा ही कहा जाता है। उनकी तरह रहते थे, उनकी ही भाषा में बोलते थे। अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जनसमूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि वे उनसे समानुभूति रखते थे, उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते थे। यहाँ समानुभूति का जिक्र हुआ है, जबकि आप लोग सहानुभूति पढ़ते होंगे। सहानुभूति वह होती है जिसमें आप दूसरे की व्यथा समझें। समानुभूति वह होती है जिसमें आप बिल्कुल दूसरे की व्यथा समझें, जैसा वह सोच रहा है, जैसे वह झेल रहा है कठिनाइयाँ, वैसे ही आपको पीड़ा हो रही हो। सहानुभूति में आपको समान पीड़ा नहीं होती, यहाँ समान शब्द है। समान मतलब जैसा सामने वाले को पीड़ा हो रही है, वैसे ही आपको पीड़ा हो रही है। सामान्य जन के साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से परिलक्षित होती थी। जहाँ अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट, बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, वहीं गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे। इस बीच प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा वे चरखा चलाने में बिताते थे। अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। चरखे के साथ महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक स्थायी पहचान बन गए। 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और गरीबों के साथ अपना तादाम में स्थापित तादाद में स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। उनका यह नया रूप तपस्या और संयम का प्रतीक भी बना और ऐसी विशेषताएं थी कि जिनका गांधी जी आधुनिक विश्व की उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रति उत्तर में गुणगान करते थे। खैर, चरखा तो महात्मा गांधी एक यंग इंडिया था
उसमें लिखा था ये कि महात्मा गांधी आधुनिक युग जिसमें मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया था, के घोर आलोचक थे। तो ये ध्यान रखिएगा, गांधी जी मशीनों के आलोचक थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी कह रहे थे अगर मशीनें आ जाएँगी, तो लोगों को जो व्यवसाय है, जो रोज़गार है, वह कैसे मिलेगा? सारा काम तो मशीनों से होगा, तो लोग रोज़गार कैसे करेंगे? अगर मशीन से कपड़ा बन रहा है, सूत जो है वह मशीन से अगर तैयार होगा, तो लोगों की जो रोज़गार वाली चीज़ है, वह चली जाएगी, रोज़गार चला जाएगा। उन्होंने चरखा को एक ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनों, प्रौद्योगिकियों को बहुत महिमामंडित नहीं किया जाएगा। इससे भी अधिक चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान कर सकता है, उन्हें स्वावलंबी बना सकता है। मेरी आपत्ति मशीन के प्रति सनक से है, यह सनक श्रम बचाने वाली मशीनरी के लिए है। ये तब तक श्रम बचाते रहेंगे जब तक कि हजारों लोग बिना काम किए और भूख से मरने के लिए सड़कों पर ना फेंक दिए जाएं। मैं मानव समुदाय के किसी एक हिस्से के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए समय और श्रम बचाना चाहता हूँ। मैं धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं, बल्कि सभी के हाथों में करना चाहता हूँ। तो ये लाइन भी आप याद रखिएगा। विकेंद्रीकरण की बात करते थे, एक ही हाथ में सारा धन नहीं हो, ऐसी बातें करते थे। खद्दर मशीनरी को नष्ट नहीं करना चाहता था, बल्कि यह इसके प्रयोग को नियमित करता है, इसके विकास को नियंत्रित करता है। मशीनरी का प्रयोग सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए उनकी अपनी झोपड़ियों में करता है। पहिया अपने आप में ही मशीनरी का एक उत्कृष्ट नमूना है। तो कह रहे थे पहिया भी तो मशीनरी है, ये भी तो एक मशीनरी है, लेकिन लोगों को श्रम मिले, काम मिले, ऐसा काम करो। एक इतिहासकार हुए हैं शाहिद अमीन। शाहिद अमीन ने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अध्ययन में स्थानीय प्रेस द्वारा ज्ञात रिपोर्टों और अफवाहों के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में महात्मा गांधी की जो कल्पना थी उसे ढूंढ निकालने की कोशिश की है। फरवरी 1921 में जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हर जगह भीड़ ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया था। उनके भाषणों के दौरान कैसा माहौल होता था, इस पर गोरखपुर के एक हिंदी समाचार पत्र ने यह रिपोर्ट लिखी है। देखो क्या लिखा है। भटनी में गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया। इसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। नूनखार, देवरिया, गौरी बाजार, चौरी चौरा, ये वही चौरी चौरा जो घटना घटित हुई थी, कुसुमही स्टेशनों पर 15 से 20 हजार से कम लोग नहीं थे। कितने लोग थे। महात्मा गांधी जी कुसुमही के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जंगल के बीच स्थित होने के बावजूद उस स्टेशन पर 10,000 से कम लोग नहीं थे। प्रेम में अभिभूत होकर कुछ लोग रोते हुए देखे गए। देवरिया में लोग गांधी जी को भी नहीं देना चाहते थे, यानी कुछ दान देना चाहते थे, किंतु इसे उन्होंने उनसे गोरखपुर में देने को कहा। लेकिन चौरी चौरा में एक मारवाड़ी सज्जन ने किसी तरह उन्हें कुछ दे दिया। इसके बाद यह क्रम रुका ही नहीं। एक चादर फैला दी गई जिस पर रुपयों सिक्कों की बारिश होने लगी। यह दृश्य था गोरखपुर स्टेशन के बाहर। महात्मा एक ऊंची गाड़ी पर खड़े हो गए। लोगों ने कुछ मिनटों के लिए उनके दर्शन कर लिए। आप सोचो, 15 में आता है व्यक्ति और इतनी जल्दी पूरे देश में अपनी छाप छोड़ देता है। गांधी जी जहाँ भी गए वहीं उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैलने लगी। लोग कहने नहीं लगते हैं कि बाबा बहुत चमत्कारिक है। कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफों में सुधार के लिए भेजा गया है। कुछ लोगों ने कहा ये राजा के द्वारा भेजे गए हैं किसानों की बातों को रखने के लिए, तथा उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति है। मतलब स्थानीय अधिकारी से ऊपर है ये, स्थानीय अधिकारी की बातों को ये खारिज कर सकते हैं, उनके निर्देशों को अस्वीकृत कर सकते हैं, मानने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा कुछ लोगों को लगता था। कुछ अन्य स्थानों पर यह दावा किया गया कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से उत्कृष्ट है। कुछ लोगों का मानना था ये अंग्रेजों से भी ऊपर है। सब अपने-अपने विचार थे। और यह कि उनके आने से औपनिवेशिक शासक जिले से भाग जाएंगे। गांधी जी का विरोध करने वालों के लिए भयंकर परिणाम की बात बताती कहानियां भी थी। सबकी अपनी-अपनी कुछ अफवाहें थीं, कुछ सही बातें भी थीं। इस तरह की अफवाहें फैली कि गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए, उनकी फसल चौपट हो गई। मतलब जो आलोचना करेगा वो बर्बाद जा रहा है। कुछ लोग गांधी बाबा कह रहे थे, कुछ गांधी महाराज कह रहे थे। सामान्य महात्मा जैसे अलग-अलग नामों से ज्ञात गांधी जी भारतीय किसानों के लिए एक उद्धारक के समान थे। उनकी ऊंची करों, दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले, उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वायत्तता वापस लाने वाले थे। गरीब, विशेषकर किसानों के बीच गांधी जी की अपील
को उनकी सात्विक जीवन शैली, उनके द्वारा धोती, चरखा जैसे प्रतीकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से बहुत बल मिला। जाति से महात्मा गांधी एक व्यापारी व पेशे से वकील थे। जाति से व्यापारी थे, पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी सादी जीवन शैली तथा हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव की वजह से वे गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक समानुभूति रखते थे। समानुभूति फिर आया है तथा बदले में वे लोग गांधी जी समानुभूति रखते थे, जहां अधिकांश अन्य राजनीतिक उन्हें कृपा की दृष्टि से देखते थे। वहीं ये न केवल उनके जैसा दिखने बल्कि उन्हें अच्छी तरह समझने और जीवन के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए सामने आते थे। सब लोग दया दिखाते थे कि गरीब हैं, फलाना ढिमाका। गांधी जी उनकी तरह दिखते थे तो लोगों को लगता था ये हमारी तरह हैं। महात्मा गांधी का जन अनुरोध निसंदेह कपट से मुक्त था और भारतीय राजनीति के संदर्भ में तो बिना किसी पूर्व उदाहरण के यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के आधार को और व्यापक बनाने में उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानी पूर्वक किया गया संगठन था। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गई। रजवाड़ों में जो राजे रजवाड़े थे, रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजा मंडलों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। तो ये भी महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों की अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार कांग्रेस की प्रांतीय समितियां ब्रिटिश भारत की कृत्रिम सीमाओं की अपेक्षा भाषाई क्षेत्रों पर आधारित थी। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो कांग्रेस की जो समितियां थी, कांग्रेस की कमेटी बनाई गई 1920 में और भी काम किए गए। तो कांग्रेस की जो प्रांतीय कमेटी वगैरह थी, तो कहा गया आप अपनी मातृभाषा में ही वहाँ काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप प्रांतीय भाषा में, गांव की भाषा में और अपने जिले की भाषा में काम करेंगे, अपने क्षेत्र की भाषा में काम करेंगे, तो लोग जुड़ पाएंगे। इन अलग-अलग तरीके से राष्ट्रवाद देश के सुदूर हिस्सों तक फैल गया और अब इसमें भी सामाजिक वर्ग भी शामिल हो गए, जो अभी तक इससे अछूत थे। अब तक कांग्रेस के समर्थकों में कुछ बहुत ही समृद्ध व्यापारी और उद्योगपति भी शामिल हो गए थे। भारतीय उद्यमियों ने यह बात जल्दी ही समझ ली कि अंग्रेज प्रतिद्वंदी आज जो लाभ पा रहे हैं, स्वतंत्र भारत में ये चीजें समाप्त हो जाएंगी। जीडी बिड़ला बहुत अच्छे गांधी जी के साथ में थे। जीडी बिड़ला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप से किया। कुछ लोग थे जो मौन रूप से कर रहे थे। इस प्रकार गांधी जी के प्रशंसकों में गरीब किसान और धनी उद्योगपति दोनों ही थे। किसानों द्वारा गांधी जी का अनुकरण करने के कारण उद्योगपतियों के कारणों से कुछ भिन्न, संभवतः परस्पर विरोधी थे। हालांकि महात्मा गांधी जी की स्वयं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन गांधीवादी राष्ट्रवाद का विकास बहुत हद तक उनके अनुयायियों पर निर्भर करता था। 17 से 22 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया, चाहे वह महादेव गोविंद महादेव देसाई हों, वल्लभ भाई पटेल हों, जेबी कृपलानी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, अबुल कलाम आजाद हों, जवाहरलाल नेहरू हों, सरोजनी नायडू हों, गोविंद वल्लभ पंत हों, श्री राजगोपालाचारी जी हों, सभी इसमें शामिल थे। सभी लोगों ने अपने आप को गांधी जी से जोड़ लिया। गांधी जी के घनिष्ठ सहयोगी विशेष रूप से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के साथ ही भिन्न-भिन्न धार्मिक परंपराओं से आए थे। इसके बाद उन्होंने अनगिनत अन्य भारतीयों को कांग्रेस में शामिल कर होने और इसके लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी फरवरी 1924 जेल से रिहा हो गए और अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े यानी कि खादी को बढ़ावा देने, छुआछूत को समाप्त करने पर लगा दिया। जब वह जेल से रिहा हो गए तब गांधी जी राजनीतिक जितने थे उतने ही वे समाज सुधारक भी थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई से मुक्त होना चाहिए। तो बाल विवाह और छुआछूत का विरोध करते थे। एक मत के भारतीयों को दूसरे मत के भारतीयों के लिए सच्चा संयम लाना होगा। उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द पर बल दिया। आर्थिक स्तर पर भारतीयों को स्वावलंबी बनना सीखना होगा। इन्होंने कहा समुद्र पार से आयातित मिल में बने वस्त्रों के स्थान पर खादी पहनने को महत्ता पर जोर दिया। खादी पहनिए और अपने देश के स्वावलंबन को आगे बढ़ाइए। अब आते हैं नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के आसपास की कहानी। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष तक महात्मा गांधी ने अपने समाज सुधार के कार्यों को करते रहे। 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची। उस वर्ष सभी श्वेत सदस्यों वाला जो साइमन कमीशन आया था भारत, साइमन कमीशन 2 बार भारत आया है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। साइमन कमीशन जो कि उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था,
उसके विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। साइमन गो बैक के नारे लगे। साइमन गो बैक के नारे में ही जो लाला लाजपत राय जी हैं, उनकी मृत्यु हो गई और उनका बदला लिया गया फिर। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। कितना बड़ा फैक्ट है देखिए। आपको लगेगा गांधी जी तो एक्टिव थे, गांधी जी सभी जगह भाग ले रहे थे। अब वो यहाँ एनसीईआरटी में छुपा हुआ है, इसलिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी आवश्यक है। तो गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया। इस वर्ष बारदोली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था। बारदोली का सत्याग्रह था, जहां शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां उपस्थित थे। बारदोली का सत्याग्रह भी महत्वपूर्ण है। और गांधी जी जो साइमन कमीशन आया था, उसके खिलाफ आंदोलन में भाग नहीं ले रहे थे, अपना आशीर्वाद दिया था। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए। दो लोग ऐसे थे जो 3 बार अध्यक्ष बने कांग्रेस के। एक लाल बहादुर शास्त्री, बार बार क्यों याद आ रहे हैं। एक थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे दादा भाई नौरोजी। सबसे कम उम्र के अगर कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा जाए तो अबुल कलाम आजाद। सबसे ज्यादा समय तक, कुछ लोग 1 साल तक रहते थे, 1.5 साल, 1.25 साल, 2, सबसे ज्यादा समय तक 40 से 45-46 तक की जो टाइम पीरियड था, उसमें भी अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे। तो अबुल कलाम आजाद को 2 बार अध्यक्ष बनाया गया। एक बार सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने और एक बार सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक अध्यक्ष बने। ठीक है, इतने फैक्ट मैंने बता दिए। सबसे पहली महिला 1917 एनी बेसेंट। सबसे पहले भारतीय महिला सरोजनी नायडू। ठीक है। युवा पीढ़ी का नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था। जवाहरलाल नेहरू उस समय युवा थे। पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा होती है। रावी नदी, दिसंबर 1929 और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। देशभक्ति के गीत गाए गए। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को। हालांकि बात को देश आजाद हुआ 1947 15 अगस्त को, तो हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। तो कहा गया 26 जनवरी को कैसे याद रखेंगे। तो संविधान लागू होने का इसको टाइम दिया गया कि लागू होगा तो हम 26 जनवरी को लागू करेंगे और इसको यादगार डेट बना देंगे। गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। गांधी जी ने बताया, उन्होंने कहा कि यदि स्वतंत्रता उद्घोषणा सभी गांवों, शहरों, यहाँ तक की इच्छा होगा कि अगर सभी जगहों पर एक ही समय संगोष्ठियां हो तो एक एकता की बात होगी, यूनिटी की बात होगी। गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने से समारोहों की शुरुआत हो। दिन का बाकी हिस्सा रचनात्मक कार्य में, चाहे वह सूत कताई हो या अछूतों की सेवा अथवा हिंदुओं मुसलमानों का पुनर्मिलन, ये सब कार्य किए जाएं। सब लोग दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा लें, अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता मिले। कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का अहरणीय अधिकार है सबको। फिर वही सब बातें बताई गई। अब आते हैं दांडी यात्रा। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसने नमक के उत्पादन विक्रय पर राज्य को एक अधिकार दे दिया है, तोड़ने के लिए एक यात्रा नेतृत्व करेंगे। नमक ही क्यों? क्योंकि नमक सबसे रिलेट करता है, गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, वकील, सबसे। तो नमक सबसे रिलेट करेगा तो सब सोचेंगे मेरे हिस्से की बात उठाई जा रही है। नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे को उन्होंने चयन किया, गांधी जी की कुशल समझदारी का उदाहरण था। भारतीय प्रत्येक घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, तो सभी लोग इसमें से अपने आप को ठीक है एसोसिएट करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा चुका है। अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेजी राज को नहीं समझ में आया कि गांधी जी क्या करने वाले हैं। गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना इरविन को दे दी थी
किंतु इरविन उनकी इस कार्रवाई के महत्व को न समझ सका, उसे लगा ऐसे ही होंगे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्तों बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून की निगाह में अपराधी बना दिया अपने आप को, और अन्य भावुकों में भी नमक यात्राएं चली। 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा की समाप्ति पर सत्याग्रही प्राकृतिक नमक को उठाकर नमक कानून तोड़ रहे हैं, यानी कि आप नमक बना रहे हो और आपसे कहा गया नमक नहीं बना सकते, नमक बनाने का कानून नहीं है, और हमने नमक बनाया, यानी हमने उस नमक कानून को तोड़ा। तो नमक सत्याग्रह क्यों? तो यहाँ वही है कि नमक सबके घर आता था और नमक सबसे जरूरी चीज है। नमक के बिना कोई भोजन नहीं है, तो नमक आप महंगा कर दोगे, नमक में ही एकाधिकार दे दोगे तो समस्याएं ज्यादा हैं। तो 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में कहा भी था कि हम नमक कानून तोड़ेंगे। यह अफवाह थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तब मैंने सोचा सरकार मेरे साथियों को दांडी तक आने देगी, लेकिन मुझे निश्चय ही छूट नहीं मिलेगी। ये सोच रहे मुझे गिरफ्तार शायद कर लिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार को गिरफ्तार न करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए, भले ही उसने विश्व जनमत का ख्याल करके ही यह फैसला क्यों ना लिया हो। क्योंकि आप किसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं? कोई हिंसा तो कर नहीं रहा, कोई देशद्रोही तो है नहीं। तो अगर आप गिरफ्तार करोगे तब भी तो मैसेज जाएगा विश्व में, भाई देखो। तो ये सब चीजें थी। फिर क्या हुआ? यदि मुझे गुजरात और देश भर के सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या होगा? तो यह आंदोलन विश्वास पर आधारित है। जब तक एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है, आगे बढ़ने लगता है, उसे नेता की जरूरत नहीं होती। यानी पहले ही ये सब काम बता दिए जाते हैं कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया या कई बड़े नेता गिरफ्तार हो गए तो आप अपने हिसाब से चीजें चलाना, किसी नेता की जरूरत नहीं होती। असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएं थीं। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया। अब मान लो मध्य प्रदेश में नमक कहीं पे बॉर्डर है ही नहीं, मतलब समुद्र है ही नहीं, तो नमक कैसे तोड़ेंगे? नमक कानून कैसे तोड़ेंगे? तो कहा नमक कानून नहीं, हम वन कानून का उल्लंघन कर लेते हैं। एक यूनिटी के साथ ब्रिटिशर्स का विरोध करना था। तो जहां पॉसिबल नहीं था नमक, वहां पर वन कानून का उल्लंघन किया गया, जिसके कारण वे और उनके मवेशी उन्हें जंगलों में नहीं जा सकते थे। एक जमाने में वे बेरोक टोक घूमते थे, अब वन कानून आ गए तो आप जंगल नहीं जा सकते, तो इन्होंने उल्लंघन किया। कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए। कामगारों ने अपने हिसाब से विरोध जताया। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार करके विरोध जताया, और ब्रिटिश विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया और वहां पर उन्होंने विरोध जताया। तो सिर्फ नमक कानून का विरोध हुआ था? नहीं, नमक कानून तोड़ा गया। फिर जहां जो पॉसिबल था वहां लोगों ने ब्रिटिशर्स का विरोध किया। 2022 की तरह इस बार भी गांधी जी के आह्वान में तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया। जब सरकार असंतुष्ट हो गई और लोगों को हिरासत में लेने लगी, नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वाले में गांधी जी भी थे। 60,000 लोगों को। बाकी धरसना की घटना, एक जगह है धरसना, धरसना ही है, धरसना, वहां की घटना है। वहां आप रेफरेंस बुक में पढ़ेंगे, बहुत मतलब भयानक घटना है, पढ़िएगा आगे चलकर जब भी आप रेफरेंस पढ़ेंगे फाउंडेशन में। समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्टों से लगाया जाता है। क्योंकि मान लो यहाँ कोई अफसर है, वह अपने वरिष्ठों को जो पत्र भेज रहा है लिखकर कि क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके हिसाब से पता चलता है। उसकी जो रिपोर्ट्स मिली क्या हो रहा था, क्योंकि बाकी सोर्स आप कहाँ से लाओगे? या तो उस समय के न्यूज़पेपर या जनरल, तो वही सब है। रिपोर्टों में रास्ते के गांव में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण भी मिलते हैं कि यहाँ पर गांधी जी ने क्या बोला, ये भी भेजेंगे, क्या करना चाहिए हमें। वहां से लिफाफा आता था, चिट्ठी आती थी कि ये एक्शन लो, जिनमें उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया था कि वे सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाएं। गांधी जी ने
लोगों से भी कहा, भाई देश की आज़ादी के लिए नौकरी छोड़ो और आओ। नमक गाँव में गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक कर या अन्य करों के खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिलेगा, यानी कि यूनिटी। आप दिखाओ बड़ा दिल कि हम हैं साथ में, क्योंकि उन्हें ये महसूस तो हो कि हम सब एक हैं। स्वराज के लिए आपको अपनी गलतियों को प्रायश्चित करना होगा, अपने अछूतों के साथ जो किया है। स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। स्वराज की सीढ़ियां तभी चढ़ सकते हो। पुलिस के जासूसों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, गांधी जी की सभाओं में तमाम जातियों के औरत मर्द शामिल हैं, हजारों वॉलंटियर हैं, ठीक है। सरकारी अफसर भी बहुत सारे थे जिन्होंने इस्तीफा देकर ज्वाइन कर लिया महात्मा गांधी को। सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट, यानी जो एसपी साहब होते हैं, कप्तान साहब होते हैं इस समय के, वही ये पुलिस अधीक्षक साहब हैं। उन्होंने लिखा कि श्री गांधी शांत और निश्चिंत दिखाई दिए। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे थे। जब जनसंख्या आपके पास होती है तो आपको डर कम लगता है। वैसे भी महात्मा गांधी जी को क्या ही डर लगेगा। नमक यात्रा की प्रगति को एक और स्रोत से भी समझा जा सकता है। अमेरिकी समाचार पत्रिका थी टाइम, अमेरिकी समाचार पत्रिका। गांधी जी की कदकाठी पर हंसी आती थी। पत्रिका ने उनके तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया था। इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में ही टाइम ने नमक यात्रा की मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त कर दी थी। उन्हें लग रहा था नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर गए थे। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु के शरीर में आगे जाने की ताकत बची है। समझो आप कैसा कैसा लिखते थे लोग। लेकिन एक हफ्ते में ही पत्रिका की सोच बदल गई। टाइम ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जनसमर्थन मिला है उससे मोटिवेशन मिलता है। आपसे क्यों कहा जाता है लाइक कमेंट करो? आप जब लाइक कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मिलता है कि यस, इतने लोगों को मैं भला कर पा रहा हूँ, इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोगों को कुछ हो रहा है भला, वो मोटिवेशन मिलता है। अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। अब वे भी गांधी जी को ऐसा साधु और राजनेता कहकर संबोधित करने लगे और सलामी देने लगे। ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर बैठे दिख जाएंगे आपको। जनवरी 1931 में जेल से महात्मा गांधी की रिहाई के बाद आंदोलन की भावी योजना के बारे में कांग्रेस के नेता इलाहाबाद में चर्चा कर रहे हैं। आप जवाहरलाल नेहरू जी को देखेंगे, यहाँ पर आप जमनालाल बजाज जी को देखेंगे, आप सुभाष चंद्र बोस जी को देखेंगे। ये हैं गांधी जी स्वयं हैं, महादेव देसाई हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हैं। तो ये सब लोग बैठे हैं। जमनालाल बजाज भी गांधी जी की काफी करीबी हैं। संवाद। नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। कौन-कौन सी? पहला, यही वह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। दूसरा, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, कई बार हाल-फिलहाल में भी पूछा गया। गांधी जी का मानना था औरतें ना चलें यात्रा में तो बेहतर है, क्योंकि असुविधा हो सकती है औरतों को। तो औरतों ने कहा, ऐसा है गांधी जी, हम भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो गांधी जी ने कहा, हम आपके लिए भले की बात कर रहे हैं, आपको हो सकता है दिक्कत हो। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जी थीं। गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित ना रखें, हम भी कंधे से कंधा मिलाकर आएंगे और अंग्रेजों को धूल चटाएंगे। तो ये पूछा जाता है कि किसने समझाया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने समझाया था। साथ में तो कई औरतें गई थीं। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से थीं जिन्होंने नमक या शराब कानून का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। तीसरा और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि अब उनका राज बहुत दिन तक टिक नहीं सकेगा। भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे भारत में जहाँ नमक कानून नहीं था वहाँ वन कानून था, कहीं टैक्स था, कहीं कोई और था, तो चौकीदार कर था कहीं, तो हर जगह विरोध हो रहा था। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक गोलमेज सम्मेलन चालू किया गया 30, 31, 32 में। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई नेता नहीं गया, निरर्थक साबित हुआ वह। तो अब लोगों को लगा, ब्रिटिशर्स को, कि जब कांग्रेस से कोई आ ही नहीं रहा है तो फायदा क्या है, क्योंकि मेन तो कांग्रेस ही है।
तो जनवरी 1931 में यहाँ का जो वायसराय था वह इरविन था। तो गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी जी को बुलाया जाता है इरविन के द्वारा कि हम बैठकर बात करते हैं, कुछ न कुछ तो निकलेगा ही। तो यही वह महत्वपूर्ण समझौता है जिसमें गांधी जी को बहुत बुरा भला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें गांधी जी ने भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु की जो फांसी थी उसके बारे में इरविन से बात करनी थी। गांधी जी ने कहा भी कि आपको फांसी नहीं देनी चाहिए, लेकिन गांधी जी की बात नहीं मानी गई। तो अब कुछ लोग और हुआ क्या, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए मान भी गए, असहयोग आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़ा सा ब्रेक करके, रोक कर। तो लोगों को ये लगा कि गांधी जी, अगर आप भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी नहीं रुकवा पाए थे तो आपको मना कर देना चाहिए था, आपको कह देना चाहिए था भाई हम गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाएंगे, हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू रहेगा। आप मान क्यों गए? गांधी जी के अपने तर्क थे। गांधी जी कह रहे थे कि काफी बातें मांग ली गई थी, वह नहीं मान रहे थे और उन्होंने कह दिया था नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, दो मुद्दों पर बात नहीं होगी, उन्होंने पहले ही बता दिया था। तो सबके अपने विचार हैं। भगत सिंह के साथ उस समय वैसे भी किसी हमारे अपने की फांसी होने वाली है तो हम वैसे भी उसके साथ में खड़े हो जाते हैं आज भी और तब भी। तो बुरा तो लोगों को लगा, काले झंडे कई जगह दिखाया गया गांधी जी का, आज भी इस मुद्दे को लेकर बहुत विरोध होता है। खैर सबके अपने विचार हैं, अब क्या सही क्या गलत बात तो उस कमरे में कौन था वही समझ सकता है। सहमति बनी जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना था, सारे कैदियों की रिहाई थी, तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। ये याद रखिएगा क्या क्या शामिल था समझौते में, कहाँ से सहमति बनी, किस पे? सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना पहली बात, सारे कैदियों की रिहाई दूसरी बात, जिसमें सारे कैदी वो थे जिसमें हिंसा नहीं शामिल थी। अगर हमने हिंसा की है तो हम रिहा नहीं होंगे, जिन पर हिंसा नहीं है, हिंसा का अपराध नहीं किया जिन्होंने, वह रिहाई मिली थी। तटीय इलाकों में आप नमक बना सकते हो। रेडिकल राष्ट्रवादियों ने इस समझौते की आलोचना की क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे। गांधी जी को इस संभावित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वार्ताओं का आश्वासन मिला था कि हम बैठकर वार्ता करेंगे। फिर आप जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन रुक गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, तो पहला 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। कांग्रेस सिर्फ दूसरे में शामिल हुई थी। अब भीमराव अम्बेडकर साहब थे जो दलितों की समस्या उठा रहे थे, वह तीनों में शामिल हुए थे, 30, 31, 32। ये फैक्ट आते हैं। लंदन में आयोजित हुआ, गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, सिर्फ गांधी जी ही कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, ये ध्यान रखिएगा, और कोई नहीं था, एकमात्र। गांधी जी का कहना था उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस पूरे भारत का। इस दावे को तीन पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग ने कहा ऐसा है, हम मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप चुप बैठिए। मतलब ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन हाँ, उसका कहने का मतलब यही था मुस्लिम का समर्थन हम करेंगे। ठीक है, राजे रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार ही नहीं है, तो वह हमारे बिहाफ पे कैसे बात कर सकते हैं। तीसरी चुनौती थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। उनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। तो ये तीन लोग थे जिन्होंने कहा हम अपना प्रतिनिधित्व खुद कर रहे हैं, कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही। तीन पार्टियों ने चुनौती दी। लंदन में हुआ यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, इसलिए गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। कई जगह तो यह भी कहा जाता है गांधी जी किस जहाज से आए थे, गए थे, वह भी पूछा जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा पूछना चाहिए। बाकी आप रेफरेंस में पढ़ेंगे, जो मोटी बुक पढ़ेंगे ना, जहाँ आपको पूरी अच्छी तरह तैयारी कराई जाएगी, यहाँ केवल एनसीईआरटी है, तो वहाँ आपको विस्तार से चीजें बताई जाएंगी। भारत लौटने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर शुरू हो गया। नए वाइसराय तब तक आ गए थे, विलिंगटन को गांधी जी ने बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। विलिंगटन कोई हमदर्दी नहीं दिखा रहा था। अपनी बहन को लिखी एक निजी खत में विलिंगटन ने लिखा था कि अगर गांधी जी ना होता
सॉरी, गांधी जी भी नहीं लगाया बंदे ने। अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाक़ई बहुत खूबसूरत होती। कितनी जलन, मतलब समझ रहे हो आप? गांधी ना होता तो दुनिया कितनी खूबसूरत होती। ऐसा लग रहा है कि गांधी जी ने इसकी बकरी खोल ली थी। मतलब कहा जाता ना आपके अपने क्षेत्र में, गांधी जी ने इसके साथ ऐसा क्या कर दिया कि गांधी ना होता तो दुनिया खूबसूरत लगती। वाह! वह जो भी कदम उठाता है, उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है। ऐसा क्यों कर रहे हो? ईश्वर ने प्रेरणा दी। असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है। लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यावहारिक, रहस्यवादी, अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी को भगवान मान बैठे। ये महान, अपने आप को समझने वाले विलिंगटन जो वायसराय थे, उन्होंने लिखा अपनी बहन को। बहरहाल 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। उसमें सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ। कांग्रेस को सफलता मिली जबरदस्त। मुस्लिम लीग किनारे हो गई। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम कर रहे थे। अब आप कहोगे प्रधानमंत्री? हाँ जी, इसीलिए वहां पर भाई मतलब येलो कलर के साथ साथ रेड कलर से अंडरलाइन की है। उस समय राज्य में जो मुख्यमंत्री होता है ना, उसकी जगह पर प्रधानमंत्री हुआ करता था। बस इतना समझ लो। जैसे आज राज्य में मुख्यमंत्री हैं, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। दैट्स इट। बाकी सारा काम वही। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने के 2 साल बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब फिर वही झंझट कि देश अंग्रेजों के साथ रहेगा या नहीं। तो कई लोग थे जो सोच रहे थे कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, क्योंकि ब्रिटिशर्स उलझे हुए हैं। इसी समय हम भी शुरू कर दें। जब व्यक्ति कमजोर होता है तो हराना आसान होता है। गांधी जी ने कहा नहीं भाई, कमजोरी का फायदा मत उठाओ। फिर लोग गांधी जी की आलोचना करने लगे कि क्या गांधी जी, आप तो मतलब जब जब मौका मिलता है आप। और इसी सबको देखकर आज के कुछ लोग हैं जो गांधी जी को कहते हैं कि वह अंग्रेजों से मिले थे, या जो भी लोगों का विचार है, इन्हीं सबको देखकर वह 3-4 मुद्दे उठाते हैं। एक कहते हैं कि जब भी हिंसा हुई, जब भी हम आक्रोश में थे, जीतने वाले थे, गांधी जी ने वापस ले लिया आंदोलन। दूसरा फिर वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि हम जब बढ़िया कुछ करने वाले थे, आंदोलन वापस ले लिए। आप भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव को फांसी नहीं रुकवा पाए। आपके यहाँ अंग्रेजों से वार्तालाप होती थी। आप द्वितीय विश्व युद्ध में उनका समर्थन कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध में भी उनका समर्थन कर रहे थे। इन सबको देखकर लोगों को लगता है कि गांधी जी अंग्रेजों के साथ। कुछ लोग हैं, उनके विचार हैं, उन्होंने वैसी किताबें पढ़ी, तो सब किताबों का खेल है। गांधी जी पर हजारों किताबें तो लिखी गई होंगी। अब मान लो मैंने अगर किताब लिखी गांधी जी पर, तो मैं अपने हिसाब से लिखूंगा। आपने लिखी, आप अपने हिसाब से लिखो। अब हो सकता है मैंने उनका समर्थन किया है, गांधी जी का अच्छे बताया है, तो अब मेरी किताब कोई पढ़ेगा तो गांधी जी को अच्छा मानेगा। अब मान लो मैंने विरोध में लिखा है गांधी जी के, बुरा ही बुरा गांधी जी के बारे में लिखा है, और आपने मेरी किताब पढ़ी, तो आप गांधी जी को बुरा मानोगे कि फलाने की किताब में गांधी जी के बारे में सच्चाई बताई गई है। अब सच्चाई क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो निकल गया लिखकर। तो ये सब चीजें हैं, कैसी किताबें पढ़ी गई उसके हिसाब से लोगों की मानसिकता बनी है। मैं बस एक बात मानता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे बड़े बड़े लोग अगर गांधी जी को मानते थे, तो गांधी जी गलत तो नहीं हो सकते, है ना? रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसे लोगों ने भी गांधी जी को सम्मान दिया है। तो बस ये कि मेरे पास ये लाइन है कि अगर ये लोग मानते थे, ये लोग समर्थन कर रहे थे, तो इसका मतलब गांधी जी गलत नहीं थे। बाकी ठीक है, जिसकी अपनी सोच, लोकतंत्र यही है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर व नाज़ियों के कट्टर आलोचक थे, क्योंकि दूसरी तरफ हिटलर था, नाज़ी या नाज़ी था। तदनुरूप उन्होंने फैसला लिया कि अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हों तो कांग्रेस
उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकते हैं। क्या शर्त रखी गई? युद्ध समाप्त हो, आप हमें आजाद कर दें, हम आपका साथ देंगे। ब्रिटिशर्स इतने चालाक थे, उन्होंने कहा ठीक है देखेंगे, युद्ध तो होने दो, समाप्त होने दो, लेकिन अब जनता इस मूड में नहीं थी कि समाप्त होने दो। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने जितनी भी जगह अपनी सरकार बनाई थी, सब जगह से इस्तीफा दे दिया कि ये लो अपनी सरकार, हम चले, अब हम करेंगे विरोध। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन, यहाँ गांधी जी बैठे हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध किया। पृथक निर्वाचक नहीं होगा, क्योंकि पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए हुआ था तो समस्याएं विकट हो गई थी। तो गांधी जी को लग रहा था कि एकता जो है बनी वह टूट ना जाए, इसलिए उनका मानना था कि समाज की मुख्यधारा में उनका एकीकरण नहीं हो पाएगा, हमेशा वह अलग ही कंसीडर किए जाएंगे। क्योंकि अलग पृथक निर्वाचक अगर आप कर रहे हो तो पृथक शब्द है ना उसमें, आप कितना भी उन्हें प्रधानमंत्री बना दो, लेकिन पृथक निर्वाचिका, पृथक निर्वाचक, पृथक पृथक, तो आप उसी शब्द से उन्हें पृथक कर रहे हो, तो एक कैसे होंगे वह? तो ये सब चीजें थी, सवर्ण हिंदुओं से हमेशा के लिए अलग रह जाएंगे, क्योंकि पृथक वो खुद ही कहेंगे मैं तो पृथक हूँ। तो ये सब चीजें थी, तो वह भी एक मुद्दा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शासकों पर दबाव डालने के वास्ते 40 से 41 के दौरान अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रम शुरू हो गए। विनोबा भावे जी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था, व्यक्तिगत, उसमें दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ लिलितगो से 1940 में अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, 1940 में लिलितगो वायसराय था, उससे वार्ता हुई गांधी जी की, तो उसी का दृश्य है ये। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग भी प्रस्ताव पेश कर दिया। तो 1940 की जो वर्ष है बहुत महत्वपूर्ण है। इधर लिलितगो से वार्तालाप हो रही थी, उधर मुस्लिम लीग खुद अपना जलवा बिखेर रही थी, उसे लग रहा था कि उसे ये नहीं समझ में आ रहा था हम जीत एक जगह नहीं पाए सही से, और हम अपने आप को इतना बड़ा चढ़ा कर देख रहे हैं। अब राजनीतिक भूदृश्य काफी जटिल हो गया था। अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था, बल्कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ब्रिटिश शासन, तीन धुरियों के बीच संघर्ष था। अब कांग्रेस और देश के लिए यह आफत थी कि हम ब्रिटिशर्स से लड़ें या इन मुस्लिम लीग से लड़ें, तो ये समस्या थी। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी, जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे। लेबर पार्टी की सरकार थी। सरकार के मुखिया विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दे, नहीं भारत को आजाद कर दो, इसलिए नहीं हम आए हैं। 1942 में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने मंत्री क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स मंत्री थे, इसे क्रिप्स मिशन बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हाल फिलहाल में भी यूपीएससी ने क्रिप्स मिशन पर क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है, क्रिप्स मिशन ने क्या प्रस्ताव रखा था, कई बार पूछा गया है। क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है, तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इसी बात पर वार्ता फूट गई। रक्षा सदस्य नियुक्त कर दो, नहीं करेंगे तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन होगा, तुम्हें भगाया जाएगा मार के, समझ रहे हो ना? तो बस ये लाइन याद रखिएगा, ये गांधी जी हैं और ये साथ में क्रिप्स हैं। क्रिप्स बाद को भी आते हैं, उस समय अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य बनकर आते हैं। इस समय तो वह अध्यक्ष थे क्रिप्स मिशन के। आता है भारत छोड़ो आंदोलन।
पहले एक कहानी पढ़ लेते हैं, सतारा। यहाँ सरकार ही बना ली लोगों ने कि अपन तो सरकार चला रहे हैं, शासन की ऐसी तैसी। 19वीं सदी के आखिर से जाति व्यवस्था जमींदारी के खिलाफ महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण आंदोलन विकसित हो चुका था। इस आंदोलन ने 1930 के दशक तक राष्ट्रवादी आंदोलनों के साथ संबंध स्थापित कर लिया। महाराष्ट्र में सतारा जिले के कुछ युवा नेताओं ने सेवा दलों तथा तूफान दलों के साथ मिलकर एक प्रति सरकार, समानांतर सरकार की स्थापना कर ली। ये पूछा जाता है समानांतर सरकार सतारा में 1943। जन अदालतों का आयोजन किया, रचनात्मक कार्य किए, कुनबी किसानों, दबदबे दलितों के सहयोग से चलने वाली सतारा अंतिम दौर में कांग्रेस की असहमति के बावजूद 1946 तक चुनाव तक चलती रही। लंबे समय तक चलने वाली यह समानांतर सरकार थी। अपनी सरकार बना ली वहां पर। सतारा इम्पोर्टेंट है। और भी कुछ हैं जिन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, कुछ के नाम आप बताइएगा अगर आपको याद आ रहे हो तो। हमने कहीं पर तो नोट किया था, कहाँ पर लिखा है वो मुझे नहीं दिख रहा। चित्तू पांडे भी थे, कहीं सतारा में ही थे शायद, क्या मैं तक जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप देखिएगा बात को जब अच्छे से पढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। अगस्त 1942 में शुरू हुआ आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी जी ने इसमें कहा था करो या मरो। अहिंसा ठीक थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लगा कि गांधी जी को भी समझ में आ गया कि बेटा ऐसा ना हो पाएगा, करना पड़ेगा कुछ। करो और मरो का मतलब तो यही है ना, करो या मरो। कि आप ये नहीं अब कह रहे हो कि हिंसात्मक रहो, ना आप ये कह रहे हो कि हिंसा करो। करो या मरो को आप जब देखेंगे तो करो या मरो का मतलब क्या है? कुछ भी करो, बस खत्म करो कहानी। अब नहीं। गांधी जी के पास कहानी आती है कि जब लोगों ने बढ़िया से आंदोलन शुरू किया तो गांधी जी के पास गए ब्रिटिशर्स। गांधी जी ने कहा, गांधी जी आप तो अहिंसा के पुजारी हो, ये लोग तो हिंसा कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा ऐसा है, अब हमसे ना हो पाएगा। आप लोग जो कर रहे हो उसका वो लोग रिएक्शन कर रहे हैं। आप एक्शन कर रहे हो तो वह रिएक्शन कर रहे हैं। हम कुछ नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स को लग रहा था फिर गांधी जी कहेंगे कि हिंसा नहीं करो, शांत हो जाओ, आंदोलन वापस। गांधी जी ने कहा अब ना हो पाएगा हमसे। अब तो आप देख लो कैसे भागोगे, उठा के जो भाग पाओ भाग लो, अब ना हो पाएगा कुछ। तो गांधी जी को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि इन्हें लग रहा था गांधी जी नेता हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लो। अब लोगों को समझ में आ गया था कि गांधी जी ने कहा है करो या मरो। लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़ताल, तोड़-फोड़ की कार्रवाइयां के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में उस पे जेपी साहब भी आ गए थे, जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। भूमिगत मतलब रेडियो पे काम होता था। ऊषा साहब थी, लोहिया साहब थे, रेडियो पर सबको पहुंचाई जाती थी खबरें। रेडियो कहाँ से चालू होता था ये ब्रिटिश ढूंढ ही नहीं पाए, क्योंकि भूमिगत था, कहीं छुपकर काम कर रहे थे ये लोग। दो जगह थी, एक सतारा एक मिदनापुर। इन दोनों जगह स्वतंत्र सरकार, समानांतर सरकार की स्थापना हो गई थी। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफी सख्त रवैया अपनाया। इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज्यादा समय लग गया, क्योंकि पूरे देश में हो रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे, बड़ी संख्या में लोग आकर्षित हुए, कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपना लिए। कांग्रेस के नेता जेल में थे, जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के उनके साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। ये अपने में लगे थे, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा था देश आजाद। मन तो इतना करता है ना कभी कभी कि बोल दें, फिर लगता है कि छोड़ो, क्या पता पाकिस्तान वाले हमें ही टारगेट बना लें कि बेटा तुमने बोल कैसे दिया। मतलब हद है यार ना, देश की आजादी में तुम्हारा योगदान कुछ भी नहीं। और जो पाकिस्तान में मूर्ति लगी है वो इन्हीं की लगी है, जहां देखो वहां ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़े तोपची थे। स्टार्टिंग में ठीक आदमी था, अब 1916 17 18 तक देखोगे ठीक आदमी है। कई बार मतलब तिलक के लिए लड़ाई की है, और कई बार मुकदमे लड़े हैं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस को 1915 में मिलाने में बहुत योगदान था। बाद को इनका दिमाग फिर गया। अगर आज ये व्यक्ति पाकिस्तान को अलग ना किए होता
शायद इसकी भी इज्जत होती अगर ये इस बात पे कायम रहता कि नहीं, पाकिस्तान नहीं, भारत एक देश रहेगा, तो इसकी भी इज्जत होती। आज अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री प्रथम बनाया गया, आज उनका इज्जत से नाम लेते हैं लोग, क्योंकि वो देश के साथ है। सीमांत गांधी आप सुनोगे, अब्दुल गफ्फार खां, वह पाकिस्तान के समर्थन में नहीं थे, कहते हिंदुस्तान भारत। ये पता नहीं कहाँ से बात को इनका दिमाग फिर गया। और वह भी जो आप सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा सुनोगे, इकबाल साहब, वह भी पाकिस्तान समर्थन में थे। जब मुझे ये पता चला, मैं तो बहुत मानता था भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कितना बढ़िया लिखा। बात को पढ़ा यूपीएससी में, तो इकबाल साहब भी वो पाकिस्तान का राग अलाप रहे थे। कठिन था भाई, गलत किया इन लोगों ने। इन्हीं सालों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। अभी तक उसका कोई खास वजूद नहीं था। इधर ये लोग बिजी थे, तो उसने अपना पंजाब और सिंध में 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, गांधी जी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस भारत छोड़ो के आंदोलन के दौरान भीड़ देखो, बंबई में औरतों का जुलूस। लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बातचीत भी गांधी जी ने की कि मान जाओ, काहे परेशान हो। क्योंकि हमें दो फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा था। एक तो गांधी जी जिन्ना को मना रहे थे, दूसरा ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। उसे लग रहा था स्वतंत्र कर दो। वैसे भी आप किस लिए आए थे भारत? फायदा उठाओ। यहाँ पहले ही आपकी आफत आ रही है, रोज विद्रोह रोज विद्रोह, तो आप कहाँ तक दबाओगे ना। मान लो 5, 10, 20 साल में एक बार विद्रोह हुआ, दबा दिया, फिर आराम से जिंदगी काट रहे। यहाँ तो अब रोज ही का हो गया, विद्रोह करो विद्रोह करो। तो इनको भी लग रहा था कि भाई, अब वैसे भी अमेरिका और रूस बड़ी शक्तियां हो गई थी, जापान, तो इनको लग रहा था कि अब निकल चलो वही बढ़िया है। तो कई मुद्दे थे जिनकी वजह से ये निकल गए। उस समय वायसराय था वॉवेल। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया, मान जाओ। कांग्रेस कह रही थी नहीं पाकिस्तान। अब कोई ब्रिटिश का आदमी नहीं चाह रहा था कि इनको पाकिस्तान दिया जाए, इनकी शक्ल देखकर। समझ रहे हो? मतलब कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं आया जिसमें कहा गया हो कि पाकिस्तान अलग देश बनेगा। इसलिए मुस्लिम लीग का मुंह बन जाता था कि ले हमें कोई मानता ही नहीं है। शुरुआत में भी कहानी वैसी ही थी जैसी आज पाकिस्तान की कहानी है। कोई भाव नहीं देता है, ना आप कहीं जीत रहे हो, ना आपकी कहीं सरकार है। आधे मुसलमान भी कह रहे हैं कि भैया हम भारत के साथ हैं। तुम खाली राग अलाप रहे हो, हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, सब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो शुरुआत से ही दुर्दशा वैसी ही है, कोई नया थोड़ी पाकिस्तान है। 1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में जो भारत छोड़ो हो रहा था ना, उसमें इन्होंने कायदे से अपनी छाप छोड़ी, लोगों को जाकर अब बरगलाया हो, कुछ कहानी के बताई हो, क्या बताया हो पता नहीं, लेकिन उसमें इन्हें मिला, बहुमत मिल गया। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग जो चाहती थी वह कर लिया इसने, लोगों को कहानी बता बता के वोट ले लिया। अब ये दिखा सकते थी कि देखो भाई, हमारे पास भी समर्थन है। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आता है। इस मिशन ने कांग्रेस मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी कि आप अपने क्षेत्र में कामकाज करो, रक्षा की बात आएगी तो पूरा केंद्र संभालेगा। तो ऐसा कुछ इन्होंने किया, लेकिन ये विफल रहा, क्योंकि वो तो अड़े थे पाकिस्तान। और ब्रिटिश समझा रहे थे कि बेटा तुम्हारे बस की नहीं है, मत करो, लेकिन नहीं, हम तो करेंगे। हालत देख लो आज, इधर वाले की भी उधर वाले की। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के लिए। कब मनाया गया ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। असली खेल चालू हो गया। जो ये सोच रहे थे वही।
हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, पंजाब सभी जगह मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। गांधी जी ने सोचा हम करते हैं कुछ, लेकिन नहीं मानी गई बात शायद। फरवरी 1947 में वॉवेल की जगह माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया कि जाओ भैया आजादी दे दो जाके। उन्होंने वार्ताओं के एक अंतिम दौर का आह्वान किया। जब सुलह के लिए उनका यह प्रयास भी विफल हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी, लेकिन उनका विभाजन भी होगा। तो विभाजन किसने किया था? माउंटबेटन ने। कैबिनेट मिशन ने विभाजन की बात नहीं कही थी, ये ध्यान रखिएगा। किसी ने विभाजन की बात नहीं कही थी, माउंटबेटन ने ही पहली बार कहा, क्योंकि उन्हें पता चल गया था अब ऐसे हो नहीं पाएगा, इससे बढ़िया है कि विभाजन ही कर दो। माउंटबेटन को लग रहा था कि विभाजन हो जाएगा, हमें दोनों देशों के लोग उस समय के लिए वायसराय बने रहने देंगे, या कुछ भी मान लो बने रहने देंगे, मैं स्थिति को संभाल लूंगा। हमारे यहाँ ऐसा हुआ भी। हमारे यहाँ लोग समझदार थे, उन्हें पता था कि अभी नए नए हम आजाद हुए हैं, सारी पावर तो वायसराय के पास है, एक दिन में थोड़ी हो जाता है। फोन नंबर थोड़ी थे कि एक साथ में सबको मैसेज कर दिया गया, ट्रांसफर होने में समय लगेगा ना। बॉस बदल रहा है तो पता चले ना लोगों को, तब तक संभालना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो माउंटबेटन साहब से कहा गया कि आप थोड़े दिन संभालिए। जिन्ना ने कहा नहीं, हम तो राजा हैं, हम कैसे तुम्हें कह देंगे, हम अलग मतलब अलग। तो हम माउंटबेटन को भी लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, मैं भारत में तो संभाल सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की टेरिटरी जो बन गई है, तभी और ज्यादा समस्याएं हुई। दोनों जगह होता तो उसके लोग थे उसकी, क्योंकि अभी तक तो रिपोर्ट वायसराय को ही तो कर रहे थे, पुलिस वाले सेना वाले सब। तो ये समस्याएं हुई। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। असेंबली के बाहर भीड़ महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रही थी। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी यहाँ पर विचार विमर्श करते हुए एक आइकॉनिक तस्वीर। नेहरू पटेल कांग्रेस के भीतर दो अलग राजनीतिक प्रवृत्तियों, समाजवादी और रूढ़िवादी का प्रतिनिधित्व करते थे। महात्मा गांधी को अक्सर इन दोनों समूहों के बीच मध्यस्थता करनी पड़ती थी। दो विचार थे, आज भी दो विचार, दोनों देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन घरों में मतभेद होता है तो मतभेद तो अलग अलग हो ही सकता है। आखिर बहादुराना दिन आ ही गया। 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में महात्मा गांधी नहीं थे। उस समय वे कलकत्ता में थे। उन्होंने वहां भी ना तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ना ही कहीं झंडा फहराया, क्योंकि कठिन समय था, देश टूट रहा था। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे, याद रखिएगा। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया वह एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली, क्योंकि राष्ट्र का विभाजन हो गया। उनके जीवनी लेखक टीजी तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी ने पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों, शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिख, हिंदू और मुसलमान से आह्वान किया कि वे अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय भाईचारे का हाथ बढ़ाने और शांति से रहने का संकल्प लें। यहाँ भी कुछ लोग महात्मा गांधी जी की आलोचना करते हुए आपको मिल जाएंगे कि उन्होंने देश को टूटते हुए क्यों देखा, क्यों नहीं रोक लिया। क्योंकि अब मेरा 25 में ये होता है कि देखो, दो बालक हैं, एक बहुत शैतान है, एक सही है। सही वाला तो मान लेता है बात, शैतान वाला नहीं मानता। तो गांधी जी भी क्या कर सकते थे जब मूर्ख मान ही नहीं रहा था। तो घर वाला पिता जो होता है वो क्या करता है, ये तो करता है कि जा निकल जाए यहाँ से। आप क्या कर लोगे, दोनों बच्चे बड़े हैं। तो मुझे लगता है ये घटना घटित हुई होगी, मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ। बाकी सबके अपने विचार हैं, हो सकता है मेरा भी विचार कुछ समय पहले कुछ और हो, आज कुछ और है, आगे हो सकता है कुछ और पढ़ूं, कुछ और विचार हो। गांधी जी और नेहरू जी के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया। कांग्रेस ने दो राष्ट्र सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया था। जब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी तो उसका दृढ़ विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्म, नस्लों
का देश है, इसे बनाए रखना जाना चाहिए। कई लोगों ने कहा भी कि अगर वह मुस्लिम देश बन रहा है तो यह हिंदू देश बनाना चाहिए, क्योंकि बँटवारा तो इसी बात पे हुआ ना कि मुस्लिम देश और हिंदू देश। लेकिन यहाँ के नेता अलग माइंडसेट के थे, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि वह मूर्ख है तो हम मूर्ख नहीं बनेंगे, हम लोकतांत्रिक देश ही बनाएँगे। तो वही है कि लोकतांत्रिक देश बना। पाकिस्तान से में हालात जो रहे, भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहाँ सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी को राज्य की ओर संरक्षण का अधिकार होगा। कहा गया बात जैसा करेंगे वैसा हम नहीं करेंगे, हमारा लोकतांत्रिक सरकार बनेगी, सभी लोगों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेंगे। बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा। बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। यहाँ से वे दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में भी जाना चाहते थे, लेकिन राजधानी में ही शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त-व्यस्त होने लगी। बहुत सारे शरणार्थी उनकी सभाओं में कुरान की आयतों को पढ़ने की प्रथा पर आपत्ति थी। कई लोग उस बात पर नारे लगाने लगे कि गांधी जी ने हिंदुओं सिखों की पीड़ा के बारे में बात क्यों नहीं करते, जो अभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। यही बात, इन्हीं बातों पर भी आज के लोग भी आपत्ति जताते हैं कि गांधी जी क्यों नहीं बात कर रहे थे कि वहाँ जो हिंदुओं, सिखों, नॉन मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा था उस पे। तो डीजी तेंदुलकर जिन्होंने जीवनी लिखी, उनके शब्दों में गांधी जी पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वे वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ वे किस मुँह से जा सकते थे, जबकि दिल्ली में ही वे मुसलमानों की पूरी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। मतलब इनका कहना है कि यहाँ भी मुसलमानों के प्रति दंगा हो रहा था, या दंगाग्रस्त गाँव में जा रहे हैं गांधी जी, और तो वहाँ कैसे कहें, मतलब वही है, किसने क्या लिखा उसके अकॉर्डिंग आप मानोगे ना। अब किसने क्या लिखा, सबने अलग-अलग बातें लिखी, सबकी अपनी-अपनी किताबें हैं, तो जिसकी किताब उसकी विचार। 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ, लेकिन वे अविचलित अपना काम करते रहे। 26 तारीख को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात का जिक्र किया कि बीते सालों में इस दिन 26 जनवरी को किस तरह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब स्वतंत्रता मिल चुकी है, लेकिन उसके शुरुआती महीने गहरे तौर पर मोहभंग वाले साबित हुए। फिर भी उनको विश्वास था पूरी घड़ी बीत चुकी है, सब अब नॉर्मल हो चुका है। भारत के लोग अब सभी वर्गों धर्मों की समानता के लिए काम करेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय पर बहुल समुदाय का वर्चस्व व श्रेष्ठता स्थापित नहीं होगी, भले ही अल्पसंख्यक समुदाय संख्या या प्रभाव की दृष्टि से कितना भी छोटा क्यों ना हो। इसीलिए संविधान में काफी कुछ अल्पसंख्यकों के लिए भी दे दिया गया है। उन्होंने यह आशा भी जताई कि यद्यपि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत 2 भागों में बँट चुका है, लेकिन हृदय में हम सभी सदैव मित्र एवं भाई रहेंगे। एक-दूसरे को मदद व सम्मान देते रहेंगे। शेष विश्व के लिए हम एक ही होंगे। कई बार अपने संस्कृति में कहा भी जाता है कि अगर कुछ गलत तरीके से हासिल हुआ है ना, तो वो आपको सुख नहीं दे पाएगा। आपने भी सुना होगा गलत तरीके से अगर पैसा पैदा किया, तो वो गलत तरीके से ही जाएगा, ऐसी बातें सुनी होंगी। तो मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि पाकिस्तान जो बना था ना जिस तरीके से, वो गलत तरीके से बना था, इसीलिए वो बर्बादी की ओर है। उसको वो इतने लोगों का श्राप भी लगा है। तो आप गलत तरीके से जब काम करोगे, तो गलत ही परिणाम आएगा ना। आज भी बर्बाद है, कभी कोई लूटता है, कभी कोई लूटता है। इस समय भी लूटा जा रहा है, कभी कहीं हाथ जोड़ रहा है, कभी कहीं हाथ जोड़ रहा है। वह अगर अभी भी भारत से हाथ मिला ले ना, कश्मीर वाला जो क्षेत्र है अपना, पूरा जम्मू कश्मीर भारत को, जो भारत का है, वो भारत का है ये मानकर साथ रहे, तो पाकिस्तान भी बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। लेकिन उसकी समस्या ही यही है कि वो भारत से लड़ रहा है। भारत से अगर वो लड़ना छोड़ दे, अपनी वो जिसको अपना मान रहा है, वो भारत का पूर्ण रूप से है, अगर वहाँ ना लालच करे, तो इसके पास सब कुछ होगा। भारत कितना बड़ा हृदय के साथ इसका स्वागत अभी भी कर सकता है। भैया कोई बात नहीं, जो हुआ भूल जाओ। हमने कितने लोगों, तुर्की हमारे खिलाफ लड़ता है, तब भी उसके यहाँ भूकंप आता है, हम पहुँच जाते हैं। हम तो खैर मूर्खों को कितना समझाओगे? कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जल्द ही पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है। आप बस देखते जाइए।
आपकी आँखों के सामने पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है और पूरी तरीके से होगा। गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा, फिर भी जब देश विभाजित हो गया, उनकी यह इच्छा थी दोनों देश एक-दूसरे के साथ सम्मान, दोस्ती के साथ संबंध बनाए रखें। हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सबने सोचा कि हम संबंध बनाएँ बढ़िया, क्योंकि तुम्हारे मूर्खता की वजह से हमें अपना रक्षा बजट कितना बनाना पड़ता है। हम कितना परेशान होते हैं, कितने सैनिक वहाँ जगते हैं रात-रात भर, तुम्हारी मूर्खता के कारण। सभी प्रधानमंत्रियों ने माना कि हमें अच्छे संबंध रखने चाहिए, लेकिन तुम हो कि बार-बार अपनी औकात दिखा देते हो। बहुत सारे भारतीयों को उनका यह सहृदय आचरण पसंद नहीं था, वही पसंद नहीं था जो मैंने बताया। 30 जनवरी को शाम गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में युवक ने उनको गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। उनके हत्यारे ने कुछ समय बाद आत्मसमर्पण कर दिया। नाथूराम गोडसे नाम था। गांधी जी की मृत्यु से चारों तरफ गहरे शोक की लहर दौड़ गई। भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जॉर्ज ऑरवेल, एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी उनकी मृत्यु पर हृदय स्पर्शी शब्दों में शोक संदेश भेजा। ये पता नहीं अभी हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में तो आइंस्टीन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, पता नहीं मैंने कहाँ देखा। एक जमाने में उनकी कदकाठी कथित रूप से बेतुके विचारों के लिए गांधी जी का उपहास उड़ाने वाली टाइम पत्रिका जो वे ऊपर पढ़कर आए थे, उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। पत्रिका ने कहा एक धर्मार्थ अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया था, क्योंकि उन्हें नस्ल या रंग से परे मानव मात्र की समानता में विश्वास था। दूसरी तरफ धर्मांध हिंदू ने गांधी जी की जीवन लीला को समाप्त कर दिया, क्योंकि गांधी जी ऐसे कठिन क्षणों में भी दोस्ती भाईचारे में विश्वास रखते थे। विभिन्न धर्मों को मानने वालों के बीच दोस्ती की अनिवार्यता पर बल देते थे। टाइम ने लिखा दुनिया जानती थी उसने उनकी मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया जिस प्रकार उसने लिंकन की मृत्यु पर। कनेक्शन दिखाया कि जैसे वह लिंकन को मानता था लेकिन फिर भी मार दिया उसने। ऐसे ही यहाँ पर दिखाया गया है कि दुनिया जानती थी कि उसने उनकी मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया जिस प्रकार लिंकन की मृत्यु पर किया था। यह समझना एक मायने में बहुत गहरा, बहुत साधारण काम था। कुछ लोग कहते हैं नाथूराम गोडसे कहते थे कि गांधी जी को हम मानते हैं, लेकिन उनकी वह बात पसंद नहीं आई। तो वही है ना, गांधी जी को मानते सब थे, लेकिन ये घटना घटित हुई और ये फिगर है, इमेज है, दिखाई गई। गांधी जी की मृत्यु ना होती शायद तो कुछ और भी बेहतर हो सकता था, क्योंकि कुछ गलत होता तो गांधी जी कहते तो है ही। और गांधी जी ने कहा भी था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, कहा कि कांग्रेस देश आजाद करने के लिए बनी थी, देश आजाद हुआ, अब कांग्रेस को बंद करो, अपनी अपनी राजनीति करनी है तो अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाओ। लेकिन कुछ लोगों ने कांग्रेस को खत्म नहीं किया और वही समस्या आज है। आज के महारथी कहते हैं देश को कांग्रेस ने आजाद कराया। उन समझदारों से बहु पूछो जरा, उस समय कांग्रेस के अलावा कोई था बड़ा दल? जितने बड़े नेता थे वह सब कांग्रेस में ही तो थे। तो कांग्रेस उस समय की अलग थी, आज की अलग है। आज कांग्रेस का मतलब क्या है वो जनता जानती है। उस समय कांग्रेस का मतलब वो नहीं था जो आज है। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष के बाद अध्यक्ष पारिवारिक नहीं होता था। उस समय कांग्रेस का मतलब नेहरू के बाद, इंदिरा के बाद, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी नहीं होते थे। उसमें कांग्रेस का मतलब था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बनेंगे अध्यक्ष, तो राजेंद्र प्रसाद भी बनेंगे, जेबी कृपलानी बनेंगे, अब्दुल कलाम आजाद बनेंगे, सब बन रहे थे अध्यक्ष। उस समय की कांग्रेस, आज की समय की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर था। मुझे ये लगता है कि अगर उस समय कांग्रेस को खत्म कर दिया जाता, इसके साथ कि कांग्रेस का जो उद्देश्य था वह पूर्ण हुआ और महात्मा गांधी जी के कहने पर कांग्रेस को अब समाप्त किया जाता है। अब जिसको अपनी राजनीतिक पार्टी बनानी है बना सकता है, तो बहुत बेहतर होता। खैर, महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद एक देवता के रूप में दिया गया उन्हें और आंदोलन में एकीकरण समर्पित सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, दो अलग अलग धाराएं थी, लेकिन महात्मा गांधी सबको आशीर्वाद देते थे, महात्मा गांधी सबको जोड़कर चलते थे। गांधी को समझना, तो अब इससे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ लें। पॉज करेंगे, इसको पढ़ लेंगे।
फिर मैं इसको ऊपर बढ़ा दूँ। आप इसको पॉज़ करके पढ़ लें। इसको पॉज़ करके पढ़ लें। एक घटना पत्रों के आईने में पत्र वग़ैरह एक-दूसरे को देते थे, तो वहाँ है। ये भी आपको पढ़ना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को पत्र लिखा है। फिर इसको पॉज़ करके पढ़ें। जवाहरलाल नेहरू जी ने बापूजी यानी महात्मा गांधी जी को पत्र लिखा है। फिर आप इसको पढ़ें। बापूजी ने यानी महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू जी को पत्र लिखा है। ये 1936 उससे पहले जो भी पत्र वार्तालाप हुए हैं, आप पॉज़ करके पढ़ेंगे, चीज़ें आपको समझ में आएँगी। छवि गणना ये आप पढ़ लें। पुलिस की नज़र में ये भी पढ़ सकते हैं। फिर आप ये पढ़ लें, क्योंकि अब गला बैठ गया मेरा बिल्कुल खत्म। ये गृह विभाग की पाक्षिक रिपोर्ट है, इसको और पॉज़ कर दूँ मैं? इसको भी पढ़ लें आप। पॉज़ कर के पढ़ लीजिए। इसमें क्वेश्चन आने की संभावना तो नहीं है। ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। ऊपर जाकर संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, मद्रास, बंगाल। पाक्षिक रिपोर्ट ये पढ़ लें। अखबारों में क्या था वह पढ़ लें। क्योंकि पढ़ना आवश्यक है, समझेंगे आप। ये मैं बता देता हूँ, ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है? क्योंकि आप भी बोर हो गए होंगे, मुझे पता है। 1915 क्रोनोलॉजी समझिए, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गला बिल्कुल खत्म हो गया है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। 1917 चंपारण आंदोलन होता है। 1918 में दोनों हुए, खेड़ा गुजरात, अहमदाबाद मजदूर वाला। 1919 में रॉलेट एक्ट होता है, मार्च अप्रैल में। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसकी डेट भी याद रखें आप। असहयोग आंदोलन होता है 21 में, 20-21 याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन 1928 बारदोली किसान आंदोलन, 1929 लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, दांडी मार्च। 31 गांधी इरविन समझौता, द्वितीय कोलमे सम्मेलन। 35 में एक्ट आता है। 39 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देती है कांग्रेस। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन और 46 में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआ खली गए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, महात्मा गांधी। तो कल लास्ट पेपर पढ़ेंगे हम लोग, लास्ट चैप्टर पॉलिटी की क्लास होगी, वह आप देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।